ए रेकॉर्ड ऑफ अ मॉर्टल्स जर्नी टू इमॉर्टैलिटी अर्थात एक नश्वर की अमरता की यात्रा का अभिलेख। अध्याय 581 से 590। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 581। एक विशाल जानवर का हमला। हालांकि हान ली और मेइनिंग नए आए थे, गार्ड ने बिना कोई सवाल पूछे केवल उनकी ओर देखा। इसके बजाय उन्होंने लौटने वालों को घेर लिया और उत्साहपूर्वक उनसे कुछ प्रश्न पूछे। परिणामस्वरूप गार्डों के आश्चर्य से चिल्लाने से पहले ही बड़े लोगों ने उनकी नजर अपने थैलों में रखी मछलियों और झींगा पर डाल दी। हान ली ने ये देखकर अपनी भौहें सिकोड़ ली। ऐसा लगता था कि यहाँ भोजन एक दुर्लभ संसाधन था। इसके तुरंत बाद हान ली की नजर पूरे गांव पर पड़ी। पूरा गांव ऊंची पत्थर की दीवारों की सुरक्षा में था और इसकी सभी इमारतें दीवारों के समान गहरे काले पत्थर से बने कच्चे नक्काशीदार क्यूब से बनी थी। गांव के मध्य में एक छोटा सा पत्थर का मंच भी बना हुआ था जो अन्य इमारतों की तुलना में कई गुना ऊंचा था। इसके अतिरिक्त मंच के शीर्ष से हल्का बैंगनी कोहरा निकलता हुआ प्रतीत होता है जो पूरे गांव में व्याप्त हो गया है। ऐसा लग रहा था कि यह गांव पर गिरी नीली बिजली को पूरी तरह से अवशोषित कर लेगा। बैंगनी कोहरा निस्संदेह किसी प्रकार का जादू था, लेकिन हानली पत्थर की दीवारों के अंदर थोड़ी सी भी आध्यात्मिक क्यूई को समझने में असमर्थ था। इसके बजाय उसे केवल हवा में ठंडी यिन ऊर्जा का एहसास हुआ। हालांकि उसकी आध्यात्मिक भावना अभी भी उसके शरीर के भीतर फंसी हुई थी, फिर भी वह आध्यात्मिक क्यूई को गहराई से महसूस कर सकता था। हान ली हैरान था कि ऐसा क्यों था। दुबले पतले आदमी का समूह गांव में प्रवेश कर चुका था और मंच के पास एक बड़े हॉल में पहुंच चुका था। हॉल के बाहर लोगों का एक समूह था जो दुबले पतले आदमी के समूह के साथ इशारे कर रहा था और फुसफुसा रहा था। तभी उनमें से एक ने हान ली की दिशा में गहरी नजर से देखा। हान ली को लगा कि उसका दिल कांप रहा है। उस व्यक्ति के पास इस भूमि पर मिले किसी भी व्यक्ति की तुलना में सबसे गहरी आंतरिक शक्ति थी। अगर वह बाहरी दुनिया में होता तो हान ली आसानी से अपनी उंगली घुमाकर उसे मार सकता था और उसे अनदेखा कर सकता था। लेकिन जैसा कि हान ली अब था, उसे उससे निपटने के लिए सबसे कठिन प्रयास करना होगा। उस समय वह दुबला आदमी लोगों के समूह के पास आया और पीछे मुड़कर हान ली और मेइनिंग की ओर इशारा करने से पहले उनसे कुछ कहा। समूह ने फिर हान ली की ओर अपनी निगाहें घुमाई। हान ली चुप रहे और कोई डर नहीं बताया, लेकिन उनकी ओर से मेइनिंग ने यह न जानने के कारण घबराहट प्रकट की कि उनके मन में उनके लिए क्या था। दुबले पतले आदमी ने उन दोनों को इशारा किया और कहा, तुम दोनों आओ। गांव के बुजुर्गों के पास आपके लिए कुछ प्रश्न है। हान ली ने अपना सिर हिलाया और शांति से मेइनिंग को अपने साथ लेकर चल दिया। बाहर खड़े लोगों का समूह पहले ही घूम चुका था और हॉल में प्रवेश कर गया था और हान ली जल्द ही उसके पीछे आ गया। हॉल के मध्य में बैठे एक मोटे बूढ़े व्यक्ति ने दयालु भाव से उनकी ओर देखा और कहा, कृपया बैठिए। चूंकि हम सभी मानव हैं, हम स्वाभाविक रूप से एक दूसरे की सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि इस दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जो बाहर से अलग है। इससे पहले कि मैं आपको इस भूमि से परिचित कराना शुरू करूं, आप दोनों अपना परिचय कैसे दें। बाकी लोग उसके पास बैठ गए और जिसने हॉल के बाहर हान ली को घूर कर देखा था, वह भी उनमें से एक था। उसकी आंखें संकीर्ण, शत्रु भाव और पीली त्वचा थी। उस पल उसकी उत्साही निगाहें हान ली और उसके पीछे खूबसूरत मेइनिंग पर टिकी थी। हालांकि वह चुप था, उसकी आंखों में एक अजीब भाव झलक रहा था। हान ली ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए शांति से उत्तर दिया, हमारे बारे में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। हमने समुद्र में भूतिया धुंध का सामना किया और इसके द्वारा हम यहाँ खींचे चले आए। जहाँ तक मेरी पिछली पहचान की बात है, उसका यहाँ क्या उपयोग है? इसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। हान ली का अस्पष्ट उत्तर सुनकर बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया। उन्होंने झुकी हुई आंखों से दोनों की जांच की और कहा, आप दोनों खेती करने वाले होंगे, इसलिए इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा कहने के साथ बूढ़े व्यक्ति की नजर हान ली की कमर पर उभरी हुई भंडारण थैली पर पड़ी।
हान ली की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, लेकिन वह अंदर से सदमे में था। जहां तक मेई निंग की बात है, उसकी अभिव्यक्ति चिंता से पीली पड़ गई। तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमारे बीच बहुत अधिक किसान नहीं हैं, फिर भी हम आम लोगों की तुलना में आपके इस गांव में शामिल होने से कहीं अधिक खुश हैं। हालांकि आप दोनों अम्ब्रा क्षेत्र में जादू या आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। आप जिन एकमात्र शक्तियों का उपयोग कर पाएंगे वे कुछ अपरिष्कृत मार्शल आर्ट और अम्ब्रा ऊर्जा है। उम्ब्रा ऊर्जा? हान ली ने आश्चर्यचकित भाव से पूछा। पुराना आदमी ने अपनी दाढ़ी घुमाए और धीरे से कहा, ये सही है। ये कुछ हद तक जादुई शक्ति के समान है, लेकिन इसका उपयोग जादुई तकनीकों को करने के लिए नहीं किया जा सकता है। हालांकि कृषक कुछ छोटे पैमाने की मंत्र संरचनाओं को तैनात करने के लिए अम्ब्रा जानवरों के आंतरिक कोर का उपयोग करने में सक्षम है। हमारे गांव में इनका बहुत उपयोग है। और भले ही आप मंत्र निर्माण में कुशल न हो, साधकों का शरीर सामान्य पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होता है। वे निश्चित रूप से बड़े मददगार होंगे। कुछ देर सोचने के बाद हान ली ने पूछा, आपका आदरणीय स्वन्य हम कृषकों के बारे में बहुत कुछ समझता है। क्या गांव में और भी किसान हैं? मोटे बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक हैं, लेकिन उनकी संख्या केवल 6 के आसपास है। ये बूढ़ा आदमी उनमें से एक है। जब मैं भूतिया धुंध में फंस गया था, तब मैं केवल एक फाउंडेशन प्रतिष्ठान कृषक था। हान ली की आंखों में आश्चर्य की झलक झलक रही थी, लेकिन जब उसने और प्रश्न पूछने के बारे में सोचा तो पूरे हॉल में जोरदार गड़गड़ाहट होने लगी। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल राक्षस गांव पर आक्रमण कर रहा हो। हॉल के अंदर लोगों के हाव भाव बहुत बदल गए थे और उन्होंने अब हान ली पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे सभी तुरंत बाहर चले गए और हान ली झिझक भरे भाव के साथ जल्द ही उनके पीछे आ गए। गांव के बुजुर्ग कई सौ हटे कट्टे युवाओं को अपने हाथों में बाइक लेकर मोटी दीवारों पर चढ़ने का आदेश दे रहे थे, जबकि उनमें से कुछ के पास कच्चे धनुष थे। हालांकि उनकी अभिव्यक्तियां तनावपूर्ण थीं, फिर भी उन्होंने पूर्ण अनुशासन के साथ काम किया, जैसे कि वे पहले ही कई बार इसका अनुभव कर चुके हों। हान ली की नजर पत्थर की दीवार के बाहर से आ रही बहुत तेज गड़गड़ाहट की ओर गई। हालांकि वह महसूस कर सकता था कि झटके और भी आश्चर्यजनक हो गए हैं, लेकिन अभी और कुछ नहीं होना था। हान ली ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा और एक पल के लिए उम्मीद से इधर उधर देखा। इसके बाद वह पास की एक ऊंची इमारत की ओर चला गया और अव्यवस्था का फायदा उठाकर दीवार से कूद गया और आसानी से पत्थर की इमारत की छत पर चढ़ गया। इमारत के ऊपर से हान ली देख पा रहा था कि क्या हो रहा था। दूरी में उसने देखा कि पत्थर और रेत एक भयावह काली हवा के कारण हवा में तेजी से बिखर रहे थे, जबकि इसके मद्देनजर जमीन पर काली ठंड फैल गई थी। यह आश्चर्यजनक रूप से ठंडा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यही इन हवा है जिसके बारे में उस दुबले आदमी ने पहले बात की थी। ये वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था जिसे सामान्य मनुष्य संभाल सके। हालांकि जैसे ही यिन हवा गांव से लगभग 300 मीटर दूर पहुंची, वह गायब होने लगी, साथ ही भारी कंपन के साथ एक बड़ी वस्तु जमीन पर गिरी। हालांकि यह अभी भी काफी दूरी पर था, फिर भी इसमें से एक आश्चर्यजनक आभा महसूस की जा सकती थी। जल्द ही हवाओं से एक 40 मीटर लंबी काली आकृति उभरी। जब हान ली ने काली आकृति का असली रूप देखा तो उसे लगा कि उसका खून ठंडा हो गया है। पहली नजर में वह काली आकृति एक विशाल भूरे वानर की प्रतीत हुई, सिवाय इसके कि जानवर की 4 आंखें थीं और उसकी पसलियों के बीच पंखों की एक जोड़ी उभरी हुई थी। वह एक हाथ में काले रंग की लकड़ी का एक लट्ठा लिए हुए पागलों की तरह गांव की ओर बढ़ रहा था, जबकि उसकी 4 आंखें लाल रंग की रोशनी बिखेर रही थीं और एक शक्तिशाली रक्तपिपासु आभा का उत्सर्जन कर रही थीं। जानवर का असली रूप सामने आने के बाद कई लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, यह एक कपटी मौला है, जल्दी से बड़ी ढालें भेजो। एक पल में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी प्रकार की ढालें दीवारों पर पहुंचाने लगे। लेकिन कुछ ही देर बाद जैसे ही विशाल जानवर गांव के 300 मीटर की दूरी पर आया, वे घबराकर दीवारों से दूर भागने लगे।
जानवर के कदमों की आवाज से होने वाले झटकों ने हानली को हतप्रभ कर दिया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पत्थर की दीवारें जानवर के पहुंचने से बहुत पहले ही झटकों से ढह जाएंगी। लेकिन अगले ही पल घने बैंगनी कोहरे की कई धागों से विशाल जाल बन गए और विशाल जानवर के पैरों पर मजबूती से चिपक गए। परिणाम स्वरूप विशाल जानवर अपना पैर खो बैठा और पत्थर की दीवार के सामने गिर गया, जिसके परिणाम स्वरूप हुए झटके से चौकी में मौजूद सभी लोग एक पल के लिए अपना संतुलन खो बैठे। हान ली ने अनजाने में आश्चर्य के साथ ऊंचे मंच की ओर अपनी निगाहें घुमाई और आश्चर्यजनक रूप से पाया कि अब मंच पर 4 लोग क्रॉस लेग बैठे थे। उनके शरीर बैंगनी क्यूई की एक हल्की परत से ढके हुए थे, जैसे कि वे किसी तकनीक का उपयोग कर रहे हों। यह उपछाया ऊर्जा है। हान ली का दिल हिल गया। अगले ही क्षण एक आदेश चिल्लाया गया, हमला करो। इस कहानी की जड़ें ऑडियो बुक्स 108 मूल से फैली हुई है। बारिश की तरह विशाल जानवर पर बड़ी संख्या में बाइक और तीर चलाए गए, जिससे वह पूरी तरह से घिर गया। जैसे ही हानली ने ये देखा, उसका दिल उत्साह से धड़क उठा। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 582 उम्ब्रा क्षेत्र। ये जानते हुए कि चीजें अच्छी नहीं थी, विशाल जानवर जोर से दहाड़ने लगा और अपने मुंह से बर्फीली इन हवा छोड़ी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। न केवल आने वाले सभी तीर इन हवाओं से उड़ गए, बल्कि वे चमकदार काली बर्फ की परत से भी ढक गए। वे सभी जानवर को छुए बिना ही जमीन पर गिर गए थे। जहां तक भारी बाइकों की बात है, हालांकि वे विशाल जानवर के शरीर पर गिरने में कामयाब रहे, ये इन हवा ने उनकी शक्ति को बहुत कम कर दिया था और वे मुश्किल से कुछ सही घाव करने में सक्षम थे। वे जो कुछ भी हासिल करने में कामयाब रहे थे, वह विशाल जानवर को और अधिक क्रोधित करना था। अपने क्रोध में जानवर की आंखें लाल रंग की रोशनी से टिमटिमाने लगी। एक धमाके के साथ उसकी गर्दन के बाल सख्त होने लगे और सीधे खड़े हो गए, जिससे एक भयावह रूप दिखाई देने लगा। जब हानली ने ये देखा तो उसका दिमाग खाली हो गया। विशाल जानवर ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसके खड़े हुए बाल तुरंत अनगिनत काली धारियों में बदल गए, जो पत्थर की दीवार पर लगे। ऐसा लग रहा था कि दीवार की चौकी को पहले से ही पता था कि ऐसा होगा। हालांकि उनके चेहरे घबराए हुए दिखाई दे रहे थे, फिर भी उन्होंने हमले का सामना करने के लिए अपनी ढालें उठाते हुए एकजुट होकर चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे ही काली धारियां ढालों से टकराईं, तेज दरारें सुनाई दी। हालांकि काली धारियां ढालों में गहराई तक घुसने में कामयाब रहीं, लेकिन उनमें से अधिकांश हमले को सफलतापूर्वक रोकने में कामयाब रहीं। जहां तक कुछ गैरिसन सदस्यों की बात है, तो वे हमले के बल से तुरंत दीवार से दूर फेंक दिए गए। यह अज्ञात था कि वे जीवित बचे थे या नहीं। शेष गैरिसन घायलों की देखभाल करने में बहुत व्यस्त थे। इसके बजाय हमला करने का एक और आदेश दिया गया और तुरंत बाइक और तीरों की बारिश होने लगी। लेकिन पिछली बार की तरह विशाल जानवर इन हवाओं के साथ अधिकांश प्रक्षेपियों को नष्ट करने में कामयाब रहा। हालांकि ऐसा लगता था कि जानवर केवल अपनी गर्दन पर बालों को सख्त करने में सक्षम था, इसलिए हालांकि वह हमलों के जवाब में जोर जोर से चिल्लाता रहा, लेकिन संघर्ष करते हुए वह केवल रेंग कर ही आगे बढ़ पाया। उसके पास अब जवाबी हमला करने का कोई तरीका नहीं था। जहां तक बैंगनी धुंध से बने तंबुओं की बात है, वे एक भी क्षण की कमजोरी के बिना उसके पैरों को अपनी जगह पर मजबूती से पकड़े रहे। जैसे ही हमले अन्य 6 लहरों तक जारी रहे, ऐसा लगा कि विशाल जानवर ने अंततः अपनी इन हवा को समाप्त कर दिया है और अपना प्रतिरोध जारी नहीं रख सका। उस क्षण से तीर और बाइकें तेजी से बढ़ने लगी और विशाल जानवर के शरीर में छेद करने लगी। जैसे जैसे ये जारी रहा, जानवर को मामूली चोटें आई और उसकी उग्र दहाड़ें और अधिक तेज हो गई, क्योंकि वह लगातार विशाल काले लट्ठे को जमीन पर पटक रहा था, जिससे उसमें छेद हो गए। जैसे ही हानली ने जानवर की अपार ताकत और स्थायित्व देखा, वह अनजाने में उससे कुछ हद तक भयभीत हो गया। जैसे कि इसकी योजना पहले से बनाई गई थी, विशेष रूप से हटे कट्टे और ताकतवर लोगों का एक दस्ता तेजी से पत्थर की दीवारों पर चढ़ गया। अपनी भुजाओं में पकड़ी हुई कई 12 मीटर लंबी बाइकों के अलावा उनके पास और कुछ नहीं था।
जैसे ही वे दीवारों पर पहुंचे, इन लोगों ने अभ्यास की गति से बाइकों को उठाना शुरू कर दिया और उन्हें विशाल जानवर की दिशा में भयंकर रूप से लॉन्च किया। इन शक्तिशाली शॉट्स ने हवा को चीर दिया, जिससे हानली उनके द्वारा उत्पन्न हवा से आश्चर्यचकित हो गए। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति के पास इतनी आसानी से बाइकों को उछालने में सक्षम होने के लिए शक्तिशाली आंतरिक शक्ति होनी चाहिए, जबकि प्रत्येक बाइक अत्यधिक गति और शक्ति के साथ आकाश में उड़ सकता है। अगले ही पल जानवर के पूरे शरीर पर कटोरे के आकार के खून के छींटे दिखाई देने लगे। सभी हमले बहुत प्रभावशाली थे और जानवर को कीलों से जमीन पर गिरा दिया गया। जानवर की मूल क्रूरता बिना किसी निशान के पूरी तरह से गायब हो गई थी। दीवारों से भारी जयकारे गूंज उठी और हर किसी के चेहरे पर राहत के भाव थे। धुएं की बैंगनी रंग की कुंडलियां फिर बिना किसी निशान के गायब हो गईं। फिर लोगों का एक समूह जानवर को खत्म करने के इरादे से हाथों में ब्लेड लेकर उत्साहपूर्वक लकड़ी के गेट की ओर दौड़ा। जहां तक बाकियों की बात है, उन्होंने पहले ही घायलों की देखभाल शुरू कर दी थी। लेकिन इससे पहले कि लकड़ी का गेट पूरी तरह से खुलता, वह गिरा हुआ जानवर अचानक ताकत के अंतिम झोंके के साथ दहाड़ता और अपना हाथ लहराता 30 मीटर लंबे विशाल लट्ठे को आकाश में उछालते हुए। इसमें आश्चर्यजनक दबाव था, क्योंकि यह सीधे गांव की दिशा में उड़ गया। यह देखकर कि विशाल जानवर मरने की कगार पर था, कुछ ग्रामीण खुशी से बाहर निकल आए। हालांकि जब उन्होंने लट्ठे को अपनी दिशा में उड़ते देखा तो वे सदमे में चिल्ला उठे। लेकिन अगले ही पल में उनके सामने एक छाया धुंधली हो गई और सीधे हवा में विशाल लट्ठे की ओर चली गई। उस व्यक्ति ने दहाड़ते हुए अपनी दोनों भुजाओं से लट्ठे के मध्य भाग पर जोरदार प्रहार किया। एक तेज आवाज के साथ काला लट्ठा दूसरी दिशा में उड़ गया और बिना लोगों वाले क्षेत्र में गिर गया। इसके बाद यह व्यक्ति आराम और आत्मविश्वास से हल्के से जमीन पर उतरा। वह पहले से कठोर अभिव्यक्ति और पीले चेहरे वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। जिन ग्रामीणों को बचा लिया गया था, उन्होंने राहत की सांस ली और तुरंत अपने उद्धारकर्ता से बात की और उन्हें बार बार धन्यवाद दिया। हालांकि पीले आदमी ने अपनी मूल स्थिति में वापस लौटने से पहले केवल उदासीन भाव से उनकी ओर हाथ हिलाया। तब हानली की आंखों में आश्चर्य की एक झलक चमक उठी। पीले आदमी ने इन लोगों को बचाने के बाद लापरवाही से उनकी ओर ठंडी नजर डाली। हालांकि हानली को नहीं पता था कि उसका इससे क्या मतलब है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से किसी भी तरह से सकारात्मक नहीं था। हानली ने भौहें सिकोड़ ली और जैसे ही उसने सोचा कि उस आदमी का इससे क्या मतलब था, लकड़ी का गेट खुल गया और कई दसियों मजबूत आदमी उस विशाल जानवर को खत्म करने के लिए गांव से बाहर निकल आए। हालांकि जानवर के मरने के बाद ये खत्म नहीं हुआ। अपने लंबे ब्लेडों से उन्होंने जानवर की खोपड़ी को चीर दिया और खून के भीतर इधर उधर टटोलते रहे जब तक कि उन्होंने हरा अंगूठे के आकार का मणि नहीं निकाल लिया। समूह ने इसे पाकर खुशी मनाई और जो लोग इसे देख रहे थे वे भी उनके साथ खुशी से झूम उठे। इस अध्याय का उद्घाटन अपलोड ऑडियो बुक्स 108 के माध्यम से हुआ। हान ली ने पलकें झपकाई। अचानक महसूस हुआ कि हरा रत्न कुछ परिचित लग रहा था। एक क्षण तक सोचने के बाद अपना सिर नीचे करने के बाद उसे अचानक याद आया कि यह क्या था। हेवन वॉइड हॉल की अपनी यात्रा के दौरान उन्हें कठपुतलियों के मलबे में कई समान हरे रत्नों का सामना करना पड़ा था। क्या वे एक ही सामग्री हो सकते हैं? बस एक क्षण और देखने के बाद हान ली ने बिना कुछ बोले पत्थर की इमारत से छलांग लगा दी। मोटा बूढ़ा व्यक्ति और अन्य बुजुर्ग पहले ही हॉल में लौट आए थे और हान ली के पास अभी भी बहुत सारे प्रश्न थे जो वह उनसे पूछना चाहता था। जब मेई निंग ने हानली को हॉल में लौटते देखा तो वह सिर झुकाए उसके पीछे चली गई। पिछली लड़ाई देखने के बाद उसे इस जगह के खतरों का एहसास हुआ और वह चिंतित हो गई। जब हानली ने हॉल में प्रवेश किया तो बुजुर्ग पहले ही अपनी सीटों पर लौट आए थे। जब उस मोटे बूढ़े व्यक्ति ने हानली को प्रवेश करते देखा तो वह मुस्कुराया और कुछ कहने के बारे में सोचा। तभी एक लंबा मजबूत आदमी हाथ में हरे रत्न के साथ तेजी से प्रवेश किया। हृष्ट पुष्ट व्यक्ति ने उस मणि को बड़ों के सामने मेज पर रख दिया और आदरपूर्वक कहा, महान बुजुर्गों, ये कपटी मावला का अम्बरा जानवर मणि है।
कृपया इस पर एक नजर डालें। बूढ़े व्यक्ति ने मणि की ओर देखा और खुशी से कहा, हमने आप सभी को काफी परेशानी में डाला है। इससे पहले हमने आप सभी को स्पिरिट एक्सटिंग्विशिंग क्यूई के विस्फोट का लाभ उठाने के लिए बाहर भेजा था और आप मछली वापस लाने में सफल रहे। एक क्षण में हम आप सभी को महान पुरस्कार प्रदान करेंगे। बहुत धन्यवाद बड़ों। हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नतापूर्ण आश्चर्य के भाव थे और संतुष्टि के भाव के साथ वह हॉल से चला गया। हान ली एक तरफ खड़ा हो गया और उदासीन भाव से ये सब देखता रहा। आप दोनों ने जिस अजीब जानवर को देखा वह एक अम्बरा जानवर था जिसे कपटी मौलर के नाम से जाना जाता था। यह आप दोनों के लिए काफी सदमा रहा होगा। हालांकि अम्बरा क्षेत्र केवल 100 किलोमीटर तक फैला है, इसके भीतर राक्षस जानवर, मनुष्य और सभी प्रकार के अम्बरा जानवर हैं। थोड़े आश्चर्य के साथ हान ली ने पूछा, यहाँ राक्षस जानवर हैं? बूढ़ा व्यक्ति कड़वाहट से मुस्कुराया और जवाब देने से पहले एक पल के लिए रुका, बेशक। जब भी अंतरिक्ष में कोई दरार आती है तो कृषक और राक्षस जानवर दोनों ही यहाँ लाए जाते हैं। यहाँ के राक्षस जानवर अपनी राक्षसी कलाओं का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन उन सभी ने अपने शरीर को बड़े प्रयास से विकसित किया है और उनके पास अविश्वसनीय शक्ति है। वे ऐसा अस्तित्व नहीं है जिसे मनुष्य या अम्बरा जानवर भड़का सके। सौभाग्य से वे केवल कुछ विशिष्ट क्षेत्रों की रक्षा करते हैं और अम्बरा जानवरों पर दावत देते हैं। वे हम इंसानों के लिए ज्यादा खतरा पैदा नहीं करते क्योंकि उनके उभरने की संभावना नहीं है। हालांकि उम्बरा जानवर हेनलिक, वे इस जगह के अम्बरा क्यूई से पैदा हुए हैं और स्वाभाविक रूप से मानव मांस खाने के शौकीन हैं। समय समय पर शक्तिशाली अम्बरा जानवर मानव गांवों में दस्तक देंगे। हालांकि अधिकांश गांव उन्हें खदेड़ने में सक्षम हैं, छोटे गांव कभी कभी पराजित हो जाते हैं और पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत अम्बरा जानवर अंतहीन है और एक और कपटी माउलर जल्द ही सघन होकर अम्बरा क्षेत्र में फिर से उभर आएगा। एक पल की चुप्पी के बाद हान ली ने धीरे से पूछा, आपने जो कहा है उससे ऐसा लगता है कि यह एकमात्र मानव गांव नहीं है। और भी है। बिल्कुल, हालांकि बहुत सारे नहीं हैं। उम्बरा क्षेत्र में लगभग 8 अन्य गांव बिखरे हुए हैं। यहाँ भोजन की कमी है, इसलिए उपजाऊ भूमि के कुछ टुकड़ों के अलावा बाकी भारी भूगर्भ क्यूई के कारण बंजर है। अम्बरा के अधिकांश जानवरों का मांस जहरीला होता है और कुछ विशेष किस्मों के अलावा हम उनका सेवन करने में असमर्थ हैं। यद्यपि दानव जानवर उन्हें खाने में सक्षम हैं, मनुष्य उन्हें खाकर नष्ट हो जाएंगे। वैसे तो गांवों में केवल उपयोगी लोगों को ही रहने की अनुमति है। जो कोई बेकार है उसे निकाल दिया जाएगा और उसका जीवन स्वाभाविक रूप से चलेगा। बूढ़े व्यक्ति के अंतिम शब्द बर्फीले स्वर में बोले गए थे। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड, अध्याय 583। राहु का पेट। हान ली ने भौहें सिकोड़ ली और पूछने से पहले एक लंबी सांस छोड़ी, आपके सम्मानित स्वन्य ने इस स्थान को उम्बरा क्षेत्र कहा है। क्या किंवदंती के अनुसार इस स्थान का पाताल लोक से कोई संबंध है? क्या उस जादुई शक्ति को बहाल करने का कोई तरीका है जो प्रतिबंधित थी? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं बाहर की ओर लौटना चाहता हूँ। मेरा यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं है। क्या आपके सम्मानित स्वन्य को कोई रास्ता पता होगा? आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। मोटे बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, इस दुनिया में अधिकांश मनुष्य यही पैदा हुए थे और अधिकांश मनुष्य जो भूत धुंध द्वारा यहाँ लाए जाते हैं, अंत में अम्बरा जानवरों द्वारा खाए जाते हैं। केवल एक छोटा सा अल्पसंख्यक ही भाग्यशाली था जो किसी गांव तक पहुंच सका। जहां तक मेरे अपने करीबी दोस्तों और परिवार की बात है, वे सभी बाहर हैं। अगर वापस लौटना इतना आसान होता तो हम बाहरी दुनिया से बचे लोग यहाँ क्यों रहते और दिन ब दिन संकट के कगार पर रहते। जहाँ तक ये बात है कि इस स्थान का पाताल लोक से कोई संबंध है या नहीं, तो संभवतः कौन जान सकता है। हालांकि एक वरिष्ठ व्यक्ति यहाँ मुझसे कहीं अधिक समय तक रहा है और उसका मानना है कि यह क्षेत्र मानव जगत और पाताल लोक के बीच एक दरार है।
परिणामस्वरूप अम्ब्रा क्यूई की घनी सांद्रता होती है, लेकिन कोई अत्यधिक शक्तिशाली अम्ब्रा जानवर नहीं होते हैं जो आकार लेते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ कृषकों द्वारा चारों ओर एक दूरगामी अफवाह फैलाई जा रही है जो मानते हैं कि इस दुनिया का पाताल लोक से कोई लेना देना नहीं है। इन कृषकों का मानना है कि ये दुनिया वास्तव में एक पौराणिक शैतान जानवर राहु का पेट है। किंवदंती है कि राहु तारों को निगलने और अंतरिक्ष को तोड़ने दोनों में सक्षम है और उसे खुद को समुद्र तल पर छिपने का शौक है। वह कभी कभार अपना पेट भरने के लिए ही उभरता है। ऐसा माना जाता है कि यह समझाता है कि कैसे अजीब धुंध समुद्र से निकलती है और दो दुनियाओं को एक साथ जोड़ सकती है। ये सुनकर हान ली की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। राहु, ये कैसे संभव हो सकता है? यह पाताललोक की तुलना में कहीं कम समझ में आता है। मैं नहीं मानता कि यह पूरी दुनिया किसी शैतान जानवर के अंदर समाई हुई है। बूढ़े ने इत्मीनान से कहा, ये सही है। जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना तो मैं भी चौंक गया। हालांकि इसे स्वीकार करना कठिन है, फिर भी संभावना है कि यह सच है। यदि अंतरिक्ष में आंसू समय समय पर दिखाई देते हैं, तो कोई उम्मीद कर सकता है कि वे सभी एक ही स्थान पर दिखाई देंगे। हालांकि यह मामला नहीं है। जब भी नए आगमन उम्ब्रा क्षेत्र में आते हैं, तो वे सभी समुद्र के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं जिनके बारे में दूसरों ने नहीं सुना है। उदाहरण के लिए, मैं ग्रेट कोर्ट ऑफ जिन के दक्षिण खाड़ी प्रांत के एक छोटे से द्वीप से आया हूँ। जहाँ तक अन्य कृषकों की बात है, वे 5 ड्रैगन सीज, हेवनली सैंड कॉन्टिनेंट और स्कैटर्ड स्टार सीज जैसी जगहों से भी आए हैं। कोई नहीं पहचानता कि कोई और कहां से आया है, लेकिन यहाँ हम सब एक जैसे हैं। जिनका महान न्यायालय। आप जिन राज्य के कृषक हैं? हान ली की आंखों में आश्चर्य की झलक झलक गई। जब वह स्वर्गीय दक्षिण क्षेत्र में था, तो उसने जिन के प्रतिष्ठित राज्य के बारे में बहुत कुछ सुना था। बूढ़े की आंखें उज्ज्वल होकर, क्या ऐसा हो सकता है कि आप भी जिन के महान न्यायालय से आए हो? हान ली ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, लेकिन मैंने इसके बारे में काफी कुछ सुना है। मैं जानता हूं कि यह एक बहुत बड़ा देश है और मैं हमेशा से इसका दौरा करना चाहता था, लेकिन कभी अवसर नहीं मिला। बूढ़े व्यक्ति ने निराशा का भाव प्रकट करते हुए कहा, तो ऐसा ही है। ये कुछ हद तक अफसोसजनक है। ये बूढ़ा आदमी वास्तव में वापस लौटने का अवसर चाहता है। बूढ़ा आदमी फिर मुस्कुराया और खिलखिला कर बोला, साथ ही दाववादी को पता चल जाता कि खेती की सच्ची दुनिया क्या होती है अगर वह हमारे महान जिन में जाता। जहां तक मेरी जानकारी है, कोई अन्य कृषक जगत ऐसा नहीं है जो कार्यक्षेत्र या गतिविधि में हमारी तुलना करता हो। ये कहना झूठ नहीं होगा कि जिनका महान राज्य कृषकों के लिए एक पवित्र स्थल है। हान ली ने अपनी नाक रगड़ी, लेकिन चेहरे पर कड़वी मुस्कान के बावजूद बूढ़े व्यक्ति के शब्दों के जवाब में उसका दिल हिल गया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और हंसा। ये बूढ़ा आदमी विषय से भटक गया है। जहां तक आपके पिछले सवाल का सवाल है कि किसी की जादुई शक्ति को बहाल करने का कोई तरीका है या नहीं, तो मैं केवल इतना कह सकता हूं कि जब तक आप उम्ब्रा दायरे में रहते हैं, आपको अपनी उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए। अम्ब्रा क्यूई के अलावा हवा में स्पिरिट एक्सटिंग्विशिंग क्यूई भी है। ये समय समय पर विस्फोटों द्वारा गहराई से निकलता है और पूरे आकाश में फैल जाता है। जब तक साधक इसकी सीमा के भीतर हैं, उनकी जादुई शक्ति और क्षमताएं पूरी तरह से सीलबंद हैं। ये काफी सौभाग्य की बात है कि आपको स्पिरिट एक्सटिंग्विशिंग क्यूई के विस्फोट के दौरान यहाँ लाया गया था। ये सब सुनकर हान ली को अचानक उदासी महसूस हुई। यदि यह स्पिरिट एक्सटिंग्विशिंग क्यूई का विस्फोट नहीं होता, तो उसे कुछ तुच्छ भूख धुंध द्वारा भी यहाँ नहीं लाया जाता। एक क्षण की चुप्पी के बाद हान ली ने नाराजगी से कहा, चूंकि हम प्रवेश करने में सक्षम थे, तो बाहर निकलने का भी कोई रास्ता होना चाहिए। मैं यह मानने से इनकार करता हूँ कि ऐसा नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी घुमाए और सहजता से कहा, ठीक है, तकनीकी रूप से एक रास्ता है, लेकिन इसके लिए सहायता की आवश्यकता है। हान ली के मन में खुशी की झलक दिखी और उसने झट से पूछा, यह क्या है? जैसे ही मेई निंग ने ये सुना, उसकी अभिव्यक्ति में उत्साह के साथ उतार चढ़ाव आया। यह है। बूढ़े व्यक्ति ने झिझक भरी अभिव्यक्ति प्रकट की।
हान ली की अभिव्यक्ति उत्तेजित हो गई और उसकी आंखों में एक अजीब भावना चमक उठी। क्या 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 आपके लिए ये कहना असुविधाजनक हो सकता है? बूढ़े आदमी ने उन दोनों को देखकर मुंह बना लिया। फिर उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने गहरे स्वर में कहा, कृपया गलत मत समझिए। इसे छुपाने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि मैं चाहता हूं कि गांव में 2 और किसान शामिल हों, लेकिन मैं जानबूझकर आपके लिए इसे कठिन नहीं बना रहा हूं। मुझे केवल ये डर है कि आप दोनों साथी दाववादी अधीरता से बाहर निकलेंगे और अपनी जान दे देंगे। हान ली ने ये सुनने के बाद तुरंत मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान जल्द ही गायब हो गई और उसने गंभीरता से कहा, आराम से रहो। हालांकि मैं युवा दिखता हूँ, मैंने कई वर्षों तक अभ्यास किया है और कोई भी जल्दबाजी में कार्य करने में अनिच्छुक हूँ। यदि यह वास्तव में असंभव है तो मैं व्यर्थ ही अपने जीवन को जोखिम में नहीं डालूंगा। हालांकि मैं अभी भी विधि के बारे में सुनना चाहूंगा। कुछ विचार करने के बाद मोटे बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, चूंकि यह मामला है, ये बूढ़ा व्यक्ति इसे अब और नहीं छिपाएगा। फिर वह हॉल के प्रवेश द्वार तक गया और चिंतित भाव से अपना सिर आसमान की ओर उठाया। मेई निंग ने अपने लाल होंठ काटे और पूछा, भाई हान, हम क्या करें? क्या ऐसा हो सकता है कि आप सचमुच स्टॉर्मविंड माउंटेन पर चढ़ना चाहते हो? उसका मौजूदा रंग बेहद पीला था। जब उसने वापस लौटने का तरीका सुना तो वह निराश होने लगी, यह विश्वास करते हुए कि इसे हासिल करना असंभव था। इस अध्याय का उद्घाटन अपलोड ऑडियोबुक्स 108 के माध्यम से हुआ। हान ली ने आकाश की ओर देखा और उदासीनता से कहा, मैंने अभी तक इस पर ज्यादा विचार नहीं किया है, लेकिन मुझे पता है कि मैं अंततः इसे आजमाऊंगा। जब मेई निंग ने ये सुना तो उसकी अभिव्यक्ति में हलचल मच गई। जैसे ही उसने कुछ कहने की सोची, अचानक कोई उनके पास आया। वह 16 साल का, सांवले रंग का, जिज्ञासु चेहरे वाला युवक था। युवक ने उन्हें घूरकर देखा और शालीनता से कहा, तो आप दोनों नए आए हैं। मुझे बड़ों से आदेश मिला है कि तुम दोनों को अपने निवास पर ले आओ। चूंकि आप अभी अभी आए हैं, इसलिए आपको 3 दिन का भोजन निःशुल्क दिया जाएगा। हालांकि बाद में तुम्हें कार्यभार संभालना होगा, अन्यथा तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। हान ली ने लापरवाही से कहा, ये ठीक है, जिस तरह से आगे। युवक ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे चला गया। कुछ ही समय बाद युवक उन दोनों को गांव के एक कोने में एक साफ पत्थर की इमारत में ले आया। जब मेई निंग कमरे में पहुंची और देखा कि वहां केवल एक ही चौड़ा बिस्तर था, तो उसका चेहरा अचानक लाल हो गया। महिला ने झिझकते हुए युवक से पूछा, यहाँ केवल एक ही बिस्तर है? युवक ने पलकें झपकाई और उत्सुकता से पूछा, अगर एक पुरुष और एक महिला एक साथ हो, तो क्या वे एक बिस्तर पर सोना नहीं चाहेंगे? ये सुनने के बाद मेई निंग का शर्माना और अधिक तीव्र हो गया। उसने स्पष्टीकरण देने की सोची, लेकिन फिलहाल वह कोई शब्द नहीं जुटा पा रही थी। उस समय हान ली ने इमारत के बाहरी हिस्से की जांच पूरी कर ली थी और उदासीनता से कहा, हम अलग सोएंगे। कृपया हमारे लिए दूसरा बिस्तर लाएं। युवक ने अपने होंठ भींच लिए। हालांकि वह कुछ अनिच्छुक था, फिर भी वह सहमत हो गया और बाहर चला गया। युवक के बाहर जाने के बाद हान ली ने तुरंत कहा, आगे बढ़ो और पहले आराम करो। मैं गांव का निरीक्षण करने जा रहा हूँ। जब मेई निंग ने उसे सुना तो उसने शून्य भाव धारण किया और चुपचाप सिर हिलाया। बिना किसी हिचकिचाहट के हान ली इमारत से बाहर चला गया और केंद्र मंच की ओर जाने से पहले चारों ओर नजर डाली। उन्हें अम्ब्रा ऊर्जा को नियंत्रित करने के तरीकों में बहुत रुचि थी। पत्थर के मंच के पास कोई भी पहरा देने वाला नहीं था, इसलिए हान ली आसानी से उस तक पहुंचने में सक्षम था। इसकी अत्यधिक ऊंचाई के कारण, सीढ़ियों की कमी के कारण यह उसकी अपेक्षा से भी अधिक ऊंचा दिखाई देने लगा। हान ली पत्थर के मंच के चारों ओर कई बार चला और आसानी से उस पर चढ़ गया। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 584, पत्थर के तावीज और जानवर क्रिस्टल। हान ली मंच पर इधर उधर घूमे और उत्सुकतावश एक पत्थर की डिस्क की जांच की, जिसमें आश्चर्य का भाव था। आप ऑडियोबुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें।
डिस्क 3 मीटर से अधिक चौड़ी थी और प्लेटफॉर्म पर सपाट रखी गई थी। इसमें कई गहन ताबीज पात्रों के साथ साथ कई अजीब सजावटी पैटर्न खुदे हुए थे। हालांकि वर्तमान में इसे चलाने वाला कोई नहीं था, फिर भी इससे लगातार बैंगनी रंग की धुंध निकल रही थी जो आकाश में घूम रही थी और गांव को ढक रही थी। गठन मंत्रों के दाव के एक कुशल विद्वान के रूप में हान ली ने संकुचित आंखों से पत्थर की डिस्क का अध्ययन करना शुरू किया। कुछ ही समय बाद आत्मज्ञान की झलक प्रकट करने से पहले उनकी अभिव्यक्ति फड़फड़ाने लगी। फिर उसने गहरी सोच में डूबते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। इस अध्याय का मूल स्वरूप ऑडियो बुक्स 108 पर पाया जा सकता है। जब हान ली पूरी तरह से मंत्रमुग्ध था, उसने अचानक अपने पीछे से एक अपरिचित आवाज सुनी। क्या ऐसा हो सकता है कि फेलो डाओइस्ट ने कुछ गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त की हो? हान ली का दिल हिल गया और उसने ये जानकर आश्चर्य से मन ही मन शाप दिया कि कोई अनजाने में उसके पीछे आ गया था। यदि उन्होंने उसे कोई नुकसान पहुंचाया होता तो ये काफी खतरनाक होता। हालांकि यह उसकी लापरवाही के लिए पूरी तरह से हान ली की गलती नहीं थी, क्योंकि वह अपनी आध्यात्मिक भावना को अपने शरीर से घिरा रखने का आदी था। वह अभी भी धीरे धीरे अपनी जादुई शक्ति और आध्यात्मिक समझ के नुकसान को स्वीकार कर रहा था। हान ली अंदर से सतर्क हो गया और बिना कुछ बोले घूम गया। लंबे बालों वाला एक सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति हान ली के सामने खड़ा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों से एक मजबूत भावना झलक रही थी और वह वर्तमान में एक विस्तृत मुस्कान के साथ हान ली को देख रहा था। हान ली ने झिझकते हुए पूछा, क्या आप कृषक हैं? अपनी आध्यात्मिक समझ खो जाने के कारण वह अब कुछ भी नहीं बता सकता था। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं बाओ हुआ नजी हूँ, जो 5 ड्रैगन सीज का एक बूढ़ा किसान है। तुम्हें 2 नए आए कृषकों में से एक होना चाहिए। द 5 ड्रैगन सीज नाम सुनते ही हान ली के मन में दिलचस्पी जाग उठी। हान ली की अभिव्यक्ति शांत हो गई और उन्होंने कहा, तो यह फेलो डाओइस्ट बाओ निकला। मेरा उपनाम हान है और मैं स्कैटर्ड स्टार सीज का एक आवारा किसान हूँ। बिखरे हुए तारे वाले समुद्र पहले एक साथी दाऊवादी था जो स्कैटर्ड स्टार सीज से उत्पन्न हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह एक मिशन के दौरान एक डरावने अम्बरा जानवर का सामना करने के बाद नष्ट हो गया। इसके बावजूद तावीजों के ताव में पारंगत साथी दाऊवादी वास्तव में बहुत कम है। पत्थर के ताबीज को देखते समय आप कितनी गहराई से तल्लीन थे, इससे पता चलता है कि आपके पास इस क्षेत्र में काफी कौशल होना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति ने आह भरी और तुरंत विषय बदल दिया। पत्थर का तावीज? क्या आप डिस्क के बारे में बात कर रहे हैं? हान ली के चेहरे पर हैरानी भरी अभिव्यक्ति थी। ये पहली बार था जब उसने ऐसी बात सुनी थी। लंबे बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और गर्व से कहा, हे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप मुझे ऐसी चीजों के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि पत्थर और जैद तावीज अन्य देशों में लगभग गायब हो गए हैं। हमारे 5 ड्रैगन सीज में केवल कुछ ही संप्रदाय अभी भी इन प्राचीन तावीजों को परिष्कृत करने में सक्षम है। जब हान ली ने ये सुना तो उसकी चकित अभिव्यक्ति गायब हो गई और उसकी जगह भौं ने ले ली। उसने बूढ़े आदमी की ओर देखा और कहा, मैंने वास्तव में इस दुनिया में पत्थर या जैद तावीजों के निर्माण के बारे में कभी नहीं सुना है। मैंने तावीजों के ताव का अध्ययन करने में काफी समय बिताया है और पत्थर की डिस्क पर तावीज के पात्र मुझे आश्चर्य से भर देते हैं। आपके स्पष्टीकरण ने मेरा कुछ भ्रम दूर कर दिया है, लेकिन क्या यह मेरी गलती है कि मैंने इन तावीजों में मंत्र गठन की विशेषताओं को देखा है? बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथों को आपस में रगड़ने और चौड़ी मुस्कान दिखाने से पहले सदमे का एक निशान प्रकट किया। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि फेलो डाओइस्ट तावीज और गठन मंत्र दोनों में कुशल था। आपने मेरा सम्मान अर्जित किया है। साथी दाऊवादी हान गलत नहीं है, ये बैंगनी बादल पत्थर का तावीज असली पत्थर के तावीजों से काफी अलग है। अम्बरा ऊर्जा का उपयोग करने के लिए इसे कुछ मंत्र निर्माण विशेषताओं के साथ बदल दिया गया, जिससे इसे प्रभावी ढंग से तावीज और मंत्र गठन दोनों में बदल दिया गया। लेकिन इस संशोधन के फलस्वरूप इसकी शक्ति भी बहुत कम हो गई है। हान ली ने चिंतित भाव से अपना सिर हिलाया और पत्थर की डिस्क पर एक और नजर डाली।
हान ली की आंखों में भ्रम की एक रेखा झलक रही थी। आपने जो कहा है उससे पता चलता है कि आप अम्ब्रा जानवर के रत्नों और मंत्र संरचनाओं का उपयोग करके जादुई तकनीकों को करने के लिए अम्ब्रा ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम है। हालांकि मुझे डिस्क में कोई भी रत्न जड़ा हुआ नहीं दिख रहा है। क्या पत्थर के तावीज के बारे में कुछ और भी अनोखा हो सकता है? ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत कुछ है जो साथी डाओवादी को नहीं पता है। निश्चित रूप से आपने आज से इंसिडियस मॉलर को देखा है। हालांकि गांव के अधिकांश लोग मार्शल आर्ट की खेती करते हैं और आम लोगों की तुलना में अधिक शारीरिक शक्ति प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन अकेले व्यक्ति के लिए मार्शल आर्ट के साथ महान अम्ब्रा जानवरों को चुनौती देना संभव नहीं है। भले ही वे बेहतर संख्या के साथ किसी को हराने में सक्षम हो, फिर भी कई लोग हताहत होंगे और यह एक अस्थिर रणनीति होगी। इस प्रकार हमने गांव की जरूरत के समय में कुछ जादुई तकनीकों के साथ दुश्मन को निष्क्रिय करने के लिए अम्ब्रा ऊर्जा का उपयोग किया है। हालांकि इससे गांव के रत्नों का भंडार भी खत्म हो जाता है, इसलिए पहले इस पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या गांव उनके बिना बना रह पाएगा या नहीं। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए रुका। भले ही इन रत्नों को हासिल करना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। आमतौर पर राक्षस जानवर जितना बड़ा होगा, उनकी खोपड़ी के अंदर जानवर मणि होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है। कई बार ऐसा हुआ जब हमने एक विशाल राक्षसी जानवर को मारने के लिए बड़ी मात्रा में प्रयास और संसाधनों का निवेश किया, लेकिन उसके शव पर कोई भी जानवर के रत्न नहीं पाए गए। जहां तक उन ग्रामीणों की बात है जिन्होंने वापस लौटते समय कुछ फायर स्केल जानवरों को मार डाला था, वे वास्तव में उनमें से एक जानवर रत्न ढूंढने में सक्षम थे, लेकिन यह एक अपवाद है। संक्षेप में, अम्ब्रा जानवरों द्वारा लगातार हमलों के कारण पशु रत्नों की मांग आश्चर्यजनक रूप से अधिक है। हालांकि हम पिछले कुछ वर्षों में केवल लगभग 10 उम्ब्रा पशु रत्नों का भंडार बनाए रखने में कामयाब रहे हैं, इसलिए हम केवल अनिच्छा से उनका उपयोग करते हैं। परिणामस्वरूप पशु रत्नों को गांव के बुजुर्गों के बीच रखा जाता है और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही उपयोग किया जाता है। युद्ध समाप्त होने के बाद उन्हें तुरंत वापस कर दिया जाता है। जहां तक पत्थर के तावीजों की बात है, उनमें कई दिनों की शक्ति भर दी जाती है और तावीजों को कई दिनों तक पड़ा रहने दिया जाता है। जानवरों के रत्नों को उनमें जड़ने की अनुमति नहीं है, जिससे वे स्लॉट बर्बाद हो जाते हैं जो विशेष रूप से उनके लिए परिष्कृत किए गए थे। बूढ़ा व्यक्ति गांव के बुजुर्गों के तरीकों से कुछ हद तक असंतुष्ट दिखाई दिया और पत्थर की डिस्क के किनारे पर एक चौकोर खांचे को व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ रगड़ा। जवाब में हान ली चुपचाप मुस्कुराए। उसने सोचा कि बूढ़े व्यक्ति ने उसे गांव के भीतर सत्ता संघर्ष में शामिल करने के लिए वह आखिरी हिस्सा बताया था। हालांकि हान ली को इस मामले में उलझने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि सामने वाला बूढ़ा व्यक्ति साधना पथ से विमुख हो जाने के बाद एक नश्वर व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगा था और उसने स्वयं को राजनीतिक सत्ता की होड़ में शामिल कर लिया था। हान ली ने आह भरी और महसूस किया कि यह काफी अफसोसजनक था। जब बूढ़े व्यक्ति ने हान को देखा तो उसकी आंखों में निराशा की झलक दिखाई दी। ली चुप रहे, लेकिन जल्द ही उसकी अभिव्यक्ति ठीक हो गई और वह बेकार की बातें करने लगा। बूढ़े व्यक्ति ने लापरवाही से कहा, यह अज्ञात है कि यह परित्यक्त भूमि कितने वर्षों से अस्तित्व में है। हालांकि बहुत कम कृषकों को चूसा जाता है। मुझे लगता है कि समय के साथ कई सौ कृषकों का यहाँ उम्ब्रा क्षेत्र में अंत हो गया है। मैंने सुना है कि कोर फॉर्मेशन के कृषक और यहाँ तक कि नेसेंट सोल के कृषक भी इस भूमि पर अपने दिन गुजार चुके हैं। हान ली की अभिव्यक्ति से हड़कंप मच गया। यहाँ नेसेंट सोल कल्टीवेटर रहे हैं। बूढ़े ने आह भरते हुए कहा, यह सही है। हालांकि मुझे नहीं पता कि कितने साल पहले उस विशेषज्ञ को इस धरती पर लाया गया था, लेकिन वह एक समय इस गांव का बुजुर्ग था। मुझे लगता है कि वह आप दोनों जैसा ही था और स्पिरिट एक्सटिंग्विशिंग क्यूई का विस्फोट होने पर भूत की धुंध में समा गया था। आमतौर पर अजीब कोहरा इस तरह के आंकड़े को पकड़ने में असमर्थ होगा। ऐसा ही होना चाहिए। हालांकि क्यूई को बुझाने वाली आत्मा काफी डरावनी है।
मेरा अनुमान है कि केवल पौराणिक कथा के देवता परिवर्तन चरण के साधक ही इसका विरोध करने में सक्षम होंगे। देवता परिवर्तन अवस्था हे फिलोदाओवादी के विचार का दायरा वास्तव में व्यापक है। नेसेंट सोल कल्टीवेटर के संबंध में, हालांकि वह पहले ही इस स्थान पर फंसकर मर गया था, उसने अपने पीछे कुछ रिकॉर्ड छोड़े, जिनमें से कुछ में उसके खेती के अनुभवों का विवरण दिया गया है। हालांकि ये वस्तुएं बाहर से अविश्वसनीय रूप से कीमती हो सकती हैं, लेकिन यहाँ बूढ़े ने अफसोस के भाव से अपना सिर हिलाया। हान ली ने सजीव होकर कहा, उनके साधना अनुभव मैं बहुत रुचि रखने वाला हूँ। क्या साथी दाओवादी को पता चलेगा कि वे कहाँ हैं? नेसेंट सोल कल्टीवेटर के अनुभवों के रिकॉर्ड बेहद मूल्यवान है। हान ली की नजर देखने की इच्छा होना स्वाभाविक ही था। बूढ़े व्यक्ति ने अपने चेहरे पर झुर्रियां रगड़ी और लापरवाही से कहा, हे जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना तो मैं भी आपकी तरह उत्साहित हो गया। हालांकि इस जगह पर इतने लंबे समय तक रहने के बाद मेरी उनमें रुचि पूरी तरह से खत्म हो गई है। किसी जादुई शक्ति के बिना रिकॉर्ड रेखांकन से अधिक कुछ नहीं है। यदि आप अभी भी देखने में रुचि रखते हैं तो किसानों की सभी शेष संपत्ति भंडारण में रखी जा रही है। फिर बूढ़े व्यक्ति ने गांव के एक कोने में एक जर्जर पत्थर की इमारत की ओर इशारा किया। बमुश्किल अपने उत्साह को रोकते हुए हान ली ने शांति से बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद के कुछ शब्द कहे। हान ली ने बूढ़े व्यक्ति के साथ कुछ और बातचीत की, लेकिन वह हान ली की अधीरता को देख सका और उससे विदा लेने की पहल की। हान ली ने बूढ़े व्यक्ति की विदा होती आकृति को देखा और अपने होंठ भींच लिए। कुछ पल के विचार विमर्श के बाद उसने अपना सिर हिलाया और पत्थर के मंच से नीचे उतर गया। फिर वह किसानों का बचा हुआ सामान लेकर तेजी से भंडारण कक्ष की ओर चला गया। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 585। दानव लिपि का पुनः प्रकट होना। रास्ते में कई ग्रामीणों ने महसूस किया कि हानली का चेहरा कुछ अपरिचित था और उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। हालांकि उनमें से किसी ने भी उनसे संपर्क करने या सवाल करने की जहमत नहीं उठाई। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। परिणाम स्वरूप हान ली एक घिसी पिटी काले पत्थर की इमारत के सामने बिना किसी बाधा के पहुंचने में सक्षम हो गया। एक पल की झिझक के बाद उसने दरवाजे को अपने सामने धकेला, लेकिन वह जरा भी नहीं हिला। हान ली दरवाजे के प्रतिरोध से आश्चर्यचकित था और उसे संदेह हुआ कि दरवाजे में कुछ गड़बड़ है। लेकिन एक और गहरी सांस लेने के बाद उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। हालांकि उन्होंने किसी भी बाहरी मार्शल आर्ट की खेती नहीं की थी, उनका शरीर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट और कोर फॉर्मेशन दोनों की सार शुद्धि से गुजर चुका था और महान शक्ति जुटाने में सक्षम था। एक भारी कराह के साथ दरवाजा धीरे धीरे इंच दर इंच ढीला होने लगा और हानली ये देखकर खुश हो गया। उस पल उन्हें पता चला कि किसी कारण से दरवाजा सामान्य दरवाजे से दोगुना मोटा था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि दरवाजा लगभग अटका हुआ था। हान ली तेजी से कमरे में दाखिल हुआ और उसे क्षय की गीली दुर्गंध का सामना करना पड़ा। उसने मुंह बना लिया और जल्दी से अपनी सांसें रोक ली जब तक कि बाहर की हवा कमरे में नहीं आ गई और अधिकांश अप्रिय गंध साफ नहीं हो गई। फिर उसने दरवाजे से आ रही धीमी रोशनी का उपयोग करते हुए कमरे में देखने से पहले ताजी हवा में एक छोटी सांस ली। कमरा अपेक्षाकृत साधारण था। कमरे के अधिकांश हिस्से में पत्थर की पट्टियों की कतारों के अलावा कुछ पत्थर की मेजें भी थीं। पत्थर की गोलियां लगभग 3 मीटर लंबी और 6 मीटर चौड़ी थीं, जो हानली के बराबर थे। आश्चर्य। जहां तक पत्थर की मेजों की बात है, उनमें अभिलेख और कुछ स्क्रॉल के साथ साथ बेजान जादुई उपकरण भी थे। हान ली तुरंत अपने आश्चर्य से उबर गया और कुछ सोचने के बाद वह जोर से हंसा। इस क्षेत्र में कोई कागज बनाने के लिए लकड़ी या बांस कैसे पा सकता है? जहां तक ज़ेड पर्चियों का सवाल है, वे जादुई शक्ति के बिना उपयोग करने में असमर्थ थे। इस प्रकार पत्थर की गोलियां किसी चीज को रिकॉर्ड करने का एकमात्र तरीका होंगी, इसलिए ये पत्थर की गोलियां वे रिकॉर्ड होने चाहिए जो उन्होंने पीछे छोड़े हैं। जहां तक मेज पर रखे जादू के औजारों की बात है, वे बिल्कुल उसकी अपनी उड़ने वाली तलवारों की तरह लग रहे थे और उन्हें दूर रखने से पहले उन्हें इस जगह से हटा देना चाहिए।
जहां तक भंडारण पाउच की बात है, हान ली ने कमरे में उनमें से कोई भी नहीं देखा था। ऐसा लगता है कि उनके साथ अलग तरीके से व्यवहार किया गया और उन्हें प्रदर्शन पर नहीं छोड़ा गया। कमरे की सामान्य स्थिति पर नजर डालने के बाद हान ली लापरवाही से एक पत्थर की गोली के पास गया और देखा कि वह धूल की मोटी परत से ढकी हुई थी, जिससे उसमें जो कुछ भी खुदा हुआ था वह स्पष्ट हो गया था। हान ली ने लापरवाही से अपनी जैकेट का एक टुकड़ा फाड़ दिया और उसे साफ करना शुरू कर दिया। जल्द ही हान ली ये देखने में सक्षम हो गया कि टैबलेट पर क्या उकेरा गया था। ये ऐसे पात्र नहीं थे जिनका खेती की दुनिया में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, बल्कि ये एक प्रकार की शायद ही कभी देखी जाने वाली लिपि थी। सौभाग्य से हान ली के पास काफी अनुभव था और वह उन्हें आसानी से पहचान सकता था। लेकिन जैसे ही हान ली की नजर टैबलेट पर पड़ी, उसकी दिलचस्पी तुरंत गायब हो गई। यह महज एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर की डायरी थी। हान ली ने तुरंत इसे एक तरफ रख दिया और कमरे में अन्य पत्थर की गोलियों को देखना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर लगभग 20 थे। जब हान ली छठे पत्थर की गोली तक पहुंचा तभी उसकी रुचि अंततः जागृत होने लगी। उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी, नेसेंट सोल कल्टीवेटर के साधना अनुभव। हान ली मंत्रमुग्ध हो गया और एक लंबी सांस लेने और एक जटिल अभिव्यक्ति प्रकट करने से पहले अज्ञात समय के लिए पत्थर की गोली के सामने स्थिर खड़ा रहा। हान ली ने बुदबुदाते हुए कहा, तो ये पता चला है कि एक नवजात आत्मा को संघनित करना कितना डरावना मामला है। यहाँ तक कि नाइनकरल स्पिरिट जिनसेन की सहायता से भी एक नवजात आत्मा को संघनित करने की मेरी संभावना अभी भी बहुत अधिक नहीं है। ऐसा लगता है कि उम्र दायरे में छोड़ा जाना आखिरकार कुछ हद तक फायदेमंद था। हालांकि टैबलेट में खेती की किसी विशिष्ट विधि का वर्णन नहीं किया गया था, लेकिन नामहीन नेसेंट सोल कल्टीवेटर ने फाउंडेशन स्थापना चरण से लेकर जब तक उसने एक नेसेंट सोल को संक्षिप्त किया था, तब तक के अपने अनुभवों को त्रुटिहीन विवरण के साथ दर्ज किया था। उन्हें पढ़कर हान ली को अत्यंत आश्चर्य हुआ। नेसेंट सोल कल्टीवेटर के अनुभवों के माध्यम से दिए गए संकेतों के साथ हान ली नेसेंट सोल को संघनित करते समय गलतफहमियों के कारण बहुत कम गलतियां करेंगे। ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसने कुछ भी अनदेखा नहीं किया है, पत्थर की गोली को कई बार पढ़ने के बाद हान ली ने उसे एक तरफ रख दिया और शेष गोलियों को देखना शुरू कर दिया। N0V3 लिमिटेड जीरो वे ने ऑडियो बुक्स 108 पर इस अध्याय की रिलीज के लिए मूल होस्ट के रूप में कार्य किया। वह मूल रूप से प्रस्थान करने का इरादा रखता था, लेकिन कुछ विचार करने के बाद उसने सोचा कि चूंकि वह पहले से ही वहां था, इसलिए वह उन सभी को पढ़ सकता है और सीख सकता है कि वह क्या कर सकता है। इस प्रकार हान ली ने प्रत्येक टैबलेट को शिथिल तरीके से देखा। जैसा कि अपेक्षित था, शेष गोलियों में वास्तव में उपयोगी कुछ भी नहीं था। हालांकि उनमें से कुछ में साधना कलाएं शामिल थीं, वे सभी उसकी नजर में थे क्योंकि उसके पास गहन इन कलाएं थीं। भोजन समाप्त करने में लगने वाले समय के बाद हान ली अंतिम गोली पर पहुंचे। उसने बिना सोचे समझे टैबलेट से धूल हटा दी और आश्चर्यचकित भाव प्रकट करने से पहले उसकी जांच की। ये टैबलेट बाकियों से बिल्कुल अलग था। यह बारीक नक्काशीदार चावल के आकार के पात्रों से भरा हुआ था जो पिछली गोलियों की तुलना में बहुत छोटे थे। इसके अलावा जब हान ली ने उन पर अपनी नजर डाली तो उन्हें पता चला कि टैबलेट पर 2 अलग अलग प्रकार के अक्षर लिखे हुए थे। एक सामान्य प्राचीन भाषा थी, लेकिन दूसरी दानव पशु लिपि में थी। हान ली की जिज्ञासा बहुत बढ़ गई और वह और अधिक उत्साहित होते हुए इसे ध्यान से देखने लगा। पत्थर की गोली विशेष रूप से दानव भाषा सिखाने के लिए बनाई गई एक मैनुअल थी। इसके अलावा यह अत्यंत विस्तृत था और इसमें शब्द दर शब्द स्पष्टीकरण दिया गया था। इसे तराशने वाले कृषक का इससे अत्यधिक परिचय था दानव जानवर भाषा। हालांकि हान ली शिक्षाओं को तुरंत समझ नहीं सका, लेकिन अगर उसने पाठ को रिकॉर्ड किया और धीरे धीरे दिन ब दिन इसे पढ़ा, तो वह निश्चित रूप से इसे सीखने में सक्षम होगा। इस प्रकार वह उन दानव तकनीकों को स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम होगा जो पुरानी खाल की किताब और तांबे की दानव प्लेट में दर्ज की गई थी। जहां तक सवाल है कि मनुष्य राक्षसों की तकनीक सीख सकते हैं या नहीं,
हानली ने इसके बारे में ज्यादा सोचने की जहमत नहीं उठाई। भले ही दानव तकनीकें उसके लिए किसी काम की न हो, दानव भाषा सीखने से केवल लाभ ही प्राप्त होंगे। कौन जानता था कि यह भविष्य में उपयोगी होगा या नहीं। आखिरकार यह एक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ अवसर था। काफी लंबा समय बिताने के बाद हानली अपनी ईडिटिक मेमोरी का उपयोग करने में कामयाब रहे और टैबलेट पर हर पात्र को बिना किसी असफलता के मेमोरी में शामिल कर लिया। फिर उसने एक गहरी सांस ली और मेज पर रखे जादू के औजारों पर दोबारा नजर डालने की जहमत उठाए बिना ही कमरे से बाहर चला गया। पत्थर की इमारत को छोड़ने के बाद हानली ने गांव के चारों ओर घूमना शुरू किया और कुछ और अनोखी इमारतों की जांच की। वह उनकी बारीकी से जांच करते और आसपास के कुछ ग्रामीणों से उनके बारे में बात करते। सौभाग्य से ये ग्रामीण सरल स्वभाव के थे। हालांकि वह बिल्कुल अजनबी था, फिर भी उन्होंने उसके किसी भी प्रश्न का स्नेहपूर्वक उत्तर दिया। इसके साथ हानली को जल्द ही अम्ब्रा क्षेत्र के बारे में कुछ बुनियादी बातें समझ में आने लगी। उदाहरण के लिए, चूंकि वहां लोहे की खदानें या ऐसी कोई खदानें नहीं थीं, वे केवल विशेष अम्ब्रा जानवरों की हड्डियों से ही हथियार परिष्कृत कर सकते थे। बेशक हथियार सीधे तौर पर हड्डियों से नहीं बनाए जा सकते थे और उन्हें गहरे पानी नामक तरल पदार्थ में डुबोया जाता था, जिसके परिणामस्वरूप हथियार सख्त हो जाते थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने इन लपटों का अतिरिक्त प्रभाव प्राप्त किया, जिससे वे अम्ब्रा जानवरों के खिलाफ विशेष रूप से शक्तिशाली हो गए। लेकिन क्योंकि इन लपटों का पूरक प्रभाव जल्दी ही समाप्त हो गया था, इन हथियारों को अपनी समय सीमा बनाए रखने के लिए समय समय पर अंधेरे पानी में फिर से डुबोना पड़ता था। इससे हानली की जिज्ञासा बहुत बढ़ गई। इसके अलावा हर कुछ महीनों में इन हवाओं का तूफान आता था जो कई दिनों तक चलता था। इस समय के दौरान उपछाया क्षेत्र का अधिकांश भाग हड्डियों को कंपा देने वाली काली इन हवाओं से ढका होगा। इस अवधि के दौरान मनुष्य बाहर जाने में असमर्थ हैं, क्योंकि इन हवाओं द्वारा वे काली बर्फ की मूर्तियों में बदल जाएंगे। केवल गांव की जादू तकनीकों की सुरक्षा से ही ग्रामीण हानिकर रह सकते थे। इसके विपरीत उम्ब्रा जानवर तूफान के दौरान सबसे अधिक सक्रिय थे और अक्सर दिखाई देते थे। कभी कभी समूहों में गांवों पर हमला करते थे, जिससे मनुष्य काफी चिंतित थे। हानली ने इस तरीके से काफी जानकारी हासिल कर ली थी, जिसके बाद वह अचानक उस पतली आंखों वाले सफेद चेहरे वाले व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए प्रेरित हुए, जो उनके लिए बीमार होने का संकेत लग रहा था। उन्होंने उससे बताया कि वह फैंग नाम का एक बाहरी व्यक्ति था, जिसे कई साल पहले आश्चर्यजनक मार्शल आर्ट से आकर्षित किया गया था। उसने आने के बाद से कई बार शक्तिशाली उम्ब्रा जानवरों को मार डाला था और गांव में काफी प्रसिद्ध था। परिणामस्वरूप वह कम उम्र के बावजूद बुजुर्ग बन गए थे और गांव के युवाओं को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए जिम्मेदार थे। साथ ही गांव के युवाओं के बीच काफी प्रतिष्ठा हासिल की थी। हालांकि हानली को ये सुनने के बाद विशेष रूप से डर नहीं लगा, लेकिन वह अंदर ही अंदर उदास हो गया और उसे लगा कि वह आदमी काफी परेशान करने वाला साबित होगा। कुछ देर तक गांव में घूमने और वहां जो देखने को था उसे देखने के बाद वह इत्मीनान से अपनी इमारत की ओर वापस चला गया। लेकिन जैसे ही वह पहुंचा, हानली ने अचानक कमरे के भीतर से एक आदमी की आवाज सुनी। क्या मैंने जो कुछ भी कहा वही ईमानदारी से कहा गया? जब तक लेडी मेई मुझसे शादी करती है, न केवल आपको भोजन की कोई कमी नहीं होगी, बल्कि मिशन को पूरा करने के लिए आपको अपना जीवन जोखिम में डालने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं कई वर्षों से अकेला हूँ, इसलिए नहीं कि मैं एक चंचल व्यक्ति हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि लेडी मेई पहली महिला है जो वास्तव में मेरे दिल को छूती है। किसी अज्ञात समय पर फैंग नाम का अधेड़ उम्र का व्यक्ति कमरे में आया था। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड, अध्याय 586। आंख के बदले आंख। जब हानली ने सुना कि क्या कहा जा रहा है तो वह स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्द ही उसने खुद को निश्चित पाया कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि वक्ता फैंग नाम का एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। हानली को आखिरकार पता चल गया कि वह उसके प्रति इतना शत्रु क्यों था।
उस व्यक्ति ने गलती से मान लिया कि हान ली और मेई निंग के बीच किसी प्रकार का अंतरंग संबंध था क्योंकि वे एक साथ आए थे। हालांकि हान ली के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मेई निंग को देखकर यह बुजुर्ग फैंग अपने दिल में हलचल महसूस करेगा। उसने गांव की जिन महिलाओं को देखा था वे बिल्कुल भी सुंदर नहीं थीं। जबकि मेई निंग युआन याओ या फेरी वायलेट स्पिरिट जैसी देश विस्फोट सुंदरियों के बराबर नहीं थी, फिर भी वह सभी खातों से असाधारण रूप से खूबसूरत थी। अपनी कई वर्षों की साधना के साथ उसके पास एक आकर्षक आभा थी जिसकी बराबरी शायद कोई भी नहीं कर सकता। मैं ये दिखावा कर सकता हूँ कि मैंने यह नहीं सुना। मैं कृषक हूँ, मैं किसी नश्वर से विवाह नहीं कर सकता। कृपया जाए। हान ली को आश्चर्य हुआ। मेई निंग अकेले रहते हुए भी अडिग थी और कुंद शीतलता के साथ बोलती थी। मेई निंग के इनकार पर अधेड़ उम्र का आदमी क्रोधित हो गया और उसका स्वर भयावह हो गया। हम्फ, ऐसा लगता है कि लेडी मेई को अभी भी उस स्थिति का एहसास नहीं है जिसमें वह है। यह उम्ब्रा क्षेत्र है और एक कृषक के रूप में आपकी स्थिति का यहाँ कोई मूल्य नहीं है। शायद आम लोग आपके प्रति कुछ श्रद्धा रखें, लेकिन मेरी नजर में बिना किसी छाया पशु रत्न के आप केवल एक साधारण नश्वर व्यक्ति हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको सचमुच विश्वास हो कि आपका पुरुष साथी मुझसे लड़ने में सक्षम होगा? मेरी मार्शल आर्ट पूरे 4 क्रेस्ट सीज में बेजोड़ थी। अगर मैं उसे मारना चाहता तो मुझे कौन रोक सकता था? यह मेई निंग की कल्पना से परे था कि कोई इंसान उसे धमकी देने की हिम्मत करेगा और उसकी आवाज कांपने लगी। तुमने मुझे धमकी देने की हिम्मत की? बेशक मैं हिम्मत करता हूँ। मैं क्यों नहीं करूँगा? आपका इरादा क्या है? न जाने वह आदमी क्या करेगा। मेई निंग अचानक भयभीत होकर चिल्ला उठी। जब हान ली ने ये सुना तो उसने अपनी नाक रगड़ी और मन ही मन जोर जोर से हंसने लगा। हालांकि यह कहा जा सकता है कि उसका उस महिला के साथ कोई पूर्व संबंध नहीं था, फिर भी वह एक साथी कृषक थी जो उसकी तरह ही उम्रा दायरे में फंसी हुई थी। वह इतना हृदयहीन नहीं था कि उसकी वर्तमान दुर्दशा को नजरअंदाज कर सके। उस विचार के साथ हान ली व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। टकराना। इससे पहले कि मेई निंग दूसरी बार चिल्लाए, उसने लात मारकर कमरा खोला और आत्मविश्वास से अंदर चला गया। मेई निंग को फैंग उपनाम वाले बिचौलिए ने कमरे के एक कोने में धकेल दिया था। जब उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो उसकी बुरी मुस्कुराहट की जगह आश्चर्य की झलक आ गई। जब उसने देखा कि हान ली ही अंदर आया था तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत उदास हो गई। जब मेई निंग ने हान ली को देखा तो उसकी पीली अभिव्यक्ति तुरंत चमक उठी और वह कोने से बाहर हान ली की ओर भागी। महिला संभलने में कामयाब रही और उसने तुरंत चेतावनी दी, साथ ही दाववादी हान, सावधान रहें। वह आदमी तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। फैंग उपनाम वाले व्यक्ति से अपना सिर घुमाए बिना उसने शांति से कहा, आराम करो, आराम करो। मैंने कमरे के बाहर से उसने जो कहा वह सुना। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हान ली को उदासीनता से देखा और कठोर स्वर में पूछा, तुम कब लौटे? मैंने कोई हलचल नहीं सुनी। उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति पर पूरा भरोसा था। इसके साथ वह 40 मीटर से अधिक दूर से पत्तियों और घास की सरसराहट सुन सकता था। हालांकि वह इस तथ्य से चकित था कि वह हान ली का पता लगाने में सक्षम नहीं था। हान ली ने आलस्य से फैंग उपनाम वाले व्यक्ति की ओर अपना सिर घुमाया और आधे अधूरे मन से कहा, ऐसा लगता है कि आप अपनी मार्शल आर्ट में काफी आश्वस्त हैं। हालांकि मुझे निशाना बनाना आपके लिए काफी बेवकूफी थी। जब अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ये सुना तो उसकी आंखों में एक दुर्भावनापूर्ण भाव उभर आया, बेवकूफ। काफी समय हो गया है जब से किसी ने मुझे ऐसा कहा है। तुम्हें अनुशासित करने के लिए मुझे तुम्हारी एक भुजा तोड़नी पड़ेगी। फिर उसका शरीर बिना कुछ बोले धुंधला हो गया और उसने हान ली की ओर गोली चला दी। जैसे ही उसकी हथेली हान ली की दाहिनी बांह की ओर तेजी से टकराए, वह कुछ बड़ी हो गई और एक शक्तिशाली तूफान लेकर आई। उसकी हरकतों से ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच हान ली की बांह को 2 हिस्सों में तोड़ना चाहता था। जैसे ही हान ली ने उसके त्वरित और हिंसक हमले को देखा,
उसका चेहरा शांत अभिव्यक्ति के साथ धुंधला हो गया और उसने अपने हमले के बाद 4 अलग अलग छवियां छोड़ दी। अधेड़ उम्र का आदमी बहुत हैरान हुआ और उसने अपने सामने की छाया पर प्रहार करने के लिए अपनी हथेली को आधा घुमा दिया। हालांकि वह छायाचित्र केवल एक था भ्रम, और उसकी हथेली केवल हवा से टकराए। ये है, इससे पहले कि अधेड़ उम्र के व्यक्ति को एहसास होता कि क्या हुआ था, एक छोटा नीला खंजर चुपचाप उसके गले पर दबा दिया गया था। उस आदमी को अपने पूरे शरीर में बर्फ जैसी ठंडक महसूस हुई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हान ली को अपने पीछे से भावहीन स्वर में बोलते हुए सुना, बेहतर होगा कि तुम घबराओ मत। हालांकि मैं हत्या के कारण गांव छोड़ना नहीं चाहता, यदि आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं अनिच्छा से ऐसा करूंगा। अधेड़ उम्र का आदमी तुरंत बेहोश हो गया क्योंकि उसके गले पर खंजर अविश्वसनीय रूप से तेज था। उसे इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं था कि हान ली उसका गला काटने में संकोच करेगा, और इसके लिए थोड़ी सी हलचल की आवश्यकता होगी। हालांकि उसके चेहरे पर डर के साथ साथ पूरा अविश्वास भी था। वह हान ली को अपने पीछे जाते हुए जरा भी महसूस नहीं कर पाया था। चूंकि आपके सम्मानित स्वन्य ने मेरी बांह तोड़ने की योजना बनाई है, इसलिए यह उचित है कि मैं एहसान का बदला उसी रूप में दूं। प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना हान ली ने तेजी से एक अजीब कोण पर उसकी बांह को पकड़ लिया और अचानक निचोड़ लिया। दरार, अधेड़ उम्र के आदमी की बांह की हड्डियां अकल्पनीय ताकत के साथ साफ साफ टूट गईं। आह! हालांकि अधेड़ उम्र का आदमी बेहद साहसी था, फिर भी उसे अपनी बांह में अत्यधिक दर्द महसूस हुआ और वह दर्द से कराह उठा। हालांकि वह कोई सामान्य आदमी नहीं था और अपने चेहरे पर ठंडे पसीने के बावजूद अपनी चिल्लाहट को जबरन दबाने में कामयाब रहा। हान ली ने उसे खत्म करने के आवेग का विरोध किया और उसका शरीर धुंधला हो गया। शांत अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने चेतावनी दी, याद रखें कि यदि आप इस इमारत में दोबारा प्रवेश करने का साहस करते हैं, तो यह आपके हाथ से समाप्त नहीं होगा। मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगा। हान ली शिफ्टिंग स्मोक स्टेप्स के चमत्कारी प्रभावों का उपयोग करके उस व्यक्ति को दबाने में सक्षम था, लेकिन उसका वास्तव में उसे मारने का इरादा नहीं था, क्योंकि निश्चित रूप से कोई होगा जिसने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को इस इमारत में प्रवेश करते देखा था। वह इस अपरिचित भूमि पर आने के तुरंत बाद अचानक पीछा किए जाने का लक्ष्य नहीं बनना चाहता था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बांह तोड़कर उसने अपनी ताकत वापस पाने से पहले खुद को आधे महीने की सांस लेने का मौका दिया था। इससे हान ली को ये योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा कि वह भविष्य में क्या करेगा। N0V3 लिमिटेड 0 वे ने ऑडियो बुक्स 108 पर इस अध्याय की रिलीज के लिए मूल होस्ट के रूप में कार्य किया। वह जानता था कि इतनी छोटी सजा केवल एक अस्थायी उपाय थी, और यदि उसने उसे जाने दिया, तो उसके बलशाली स्वभाव को देखते हुए वह निश्चित रूप से मुसीबत में पड़ जाएगा। यदि भविष्य में उपयुक्त अवसर मिले, तो हान ली को गुप्त रूप से उसे मारने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मैंने सचमुच निर्णय लेने में त्रुटि की है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका आदरणीय स्वयं एक शीर्ष रैंक का मार्शल आर्ट विशेषज्ञ होगा। मैं हार स्वीकार करता हूँ। राख के भाव के साथ अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने इमारत से तुरंत बाहर निकलने से पहले ये कहा। उनकी विदा होती छवि एक दुखद दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। जब मेई निंग ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को इमारत से निकलते देखा तो उसने राहत की सांस ली। फिर उसने हल्के से शर्माते हुए हान ली को सलाम किया और कहा, भाई हान की सहायता के लिए बहुत धन्यवाद। हान ली ने लापरवाही से अपनी उल्टी हुई तलवारों में से एक के साथ छेड़छाड़ की और फिर उसे अपने लिबादे के अंदर वापस रख दिया। उन्होंने लापरवाही से कहा, ये कुछ भी नहीं था। यदि आपको वास्तव में इस व्यक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो आपको उससे बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हालांकि अगर लेडी मेई इस गांव में रहने का इरादा रखती है, तो उसकी दुल्हन बनना कोई बुरा विचार नहीं होगा। मेई निंग ने अपना सिर हिलाया और स्पष्ट रूप से कहा, उससे शादी करो। कदापि नहीं। जब से मैंने अमर साधना के पथ पर कदम रखा, मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि मेरा विवाह किसी उच्च श्रेणी के कृषक से ही होगा।
मैं बिना किसी आध्यात्मिक जड़ वाले नश्वर व्यक्ति से विवाह करने के लिए कैसे सहमत हो सकता हूँ। महिला की बात सुनकर हान ली की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। वह चुपचाप एक कुर्सी पर चला गया और अपनी आंखें बंद करने से पहले शांति से बैठ गया। जबकि महिला अपने अनुभव के बाद हान ली के समान शांति प्राप्त करने में असमर्थ थी, वह पत्थर के बिस्तर पर गई और बैठ गई। कुछ देर बाद उसकी अभिव्यक्ति में उतार चढ़ाव आया और उसने उम्मीद से पूछा, साथी दाऊवादी हान, क्या आपके पास इस जगह से भागने की कोई अच्छी योजना है? एक क्षण की चुप्पी के बाद उसने अपनी आंखें खोली और निडरता से कहा, क्या लेडी मेई ने इस स्थान से प्रस्थान करने की विधि नहीं सुनी? मेरे पास इसके लिए पहले से ही कोई अच्छा विचार कैसे हो सकता है? जब मेई निंग ने उसकी प्रतिक्रिया सुनी तो उसे स्पष्ट रूप से उस पर विश्वास नहीं हुआ और उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। साथी दाऊवादी हान, मुझे धोखा मत दो। जब मैंने सुनाबड़ों की विधि, मुझे विश्वास था कि यह संभव था। हालांकि साथी दाऊवादी चुप रहे। आप शांत और आश्वस्त दिखे। आपके पास स्पष्ट रूप से इस स्थान से भागने का कोई तरीका होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई हान इस छोटी सी महिला को बाधा मानते हों और खुद ही आगे बढ़ने की योजना बना रहे हों? एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड, अध्याय 587। क्षणिक आत्मा क्यूई हान ली ने शांति से कहने से पहले एक पल के लिए भौहें सिकुड़ ली। साथी डाओइस्ट में, चूंकि हम यहाँ एक साथ पहुँचे हैं, इसलिए यह माना जा सकता है कि हमारे बीच कुछ नियति है। चूंकि लेडी मेई ने पहले ही इसका उल्लेख किया है, इसलिए मैं इसे अब और नहीं छिपाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं स्टॉर्मविंड माउंटेन पर चढ़ने में कुछ हद तक सक्षम हूँ। भले ही यह उड़ने वाले अम्ब्रा जानवर हों जो पहाड़ का चक्कर लगा रहे हों या मतिभ्रम पैदा करने वाली धुंध, मेरे पास उनसे निपटने के तरीके हैं। हालांकि ये तरीके केवल मेरे लिए ही काम करेंगे। मेरे पास किसी और को साथ लाने का कौशल नहीं है, क्योंकि खतरा आने पर ही मैं अपना ख्याल रख पाऊंगा। साथ ही दाऊवादी मेई की मृत्यु निश्चित होगी। चूंकि तुम बहुत छोटे हो, इसलिए यही रहना बेहतर होगा। शायद भविष्य में जाने का एक और अवसर मिले। अंतिम वाक्य उसे सांत्वना देने वाला था, लेकिन जब हान ली ने खुद को ये कहते हुए सुना तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन महसूस किया कि यह काफी कृत्रिम लग रहा था। हालांकि वह सच बोल रहा था। मेई निंग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसने चुपचाप अपने होंठ चबाए। जब हान ली ने देखा कि महिला चुप हो गई है, तो उसने आह भरी और एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली। सच कहूं तो उसके मन में मेई निंग के बारे में कोई बुरी धारणा नहीं थी। यदि वह पर्याप्त सक्षम होती तो उसने सहायता प्रदान की होती, लेकिन फिलहाल हान ली खुद पर बोझ नहीं बढ़ा सकता था। वह केवल अपने दिल को शांत कर सकता था और उस महिला को पीछे छोड़ सकता था। सौभाग्य से, भले ही वह अम्ब्रा क्षेत्र में पीछे रह गई हो, उसके लिए जीवन बहुत कठिन नहीं होगा। सबसे बुरी स्थिति में अमर साधना का उसका मार्ग समाप्त हो गया था। उसके पास दोषी महसूस करने के लिए कुछ भी नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा गया। अज्ञात समय बीत जाने के बाद हान ली को विश्वास हो गया कि महिला निराश हो गई थी। जब वह सोने ही वाला था तो उसने अचानक उसे यह कहते हुए सुना, अगर मैं अस्थायी रूप से आपकी जादुई शक्ति को थोड़ा बहाल कर सकता हूँ, तो क्या आप मुझे बाहर ला पाएंगे? क्या? हान ली की आंखें खुल गईं और उसने अविश्वास से महिला को देखा। उसकी तंद्रा पूरी तरह गायब हो गई थी। बिस्तर पर बैठते ही मेई निंग के हाथ उसके घुटनों पर लिपटे हुए थे। उसका चेहरा एक ओर हो गया, जैसे उसने कुछ बोला ही न हो। जैसे ही हान ली को संदेह हो रहा था कि उसने गलत सुना है या नहीं, महिला ने अपना शरीर फैलाया और अपनी आंखों में स्पष्ट दृढ़ संकल्प के साथ अपना सिर उठाया। मेरे पास भाई हान में कुछ जादुई शक्ति को अस्थायी रूप से बहाल करने का एक तरीका है। हालांकि यह केवल एक पल के लिए ही रहेगा, लेकिन जब हान ली पहाड़ पर चढ़ेगा तो इससे बहुत मदद मिलेगी। हालांकि मुझे इस भूमि से दूर ले जाने के अलावा मेरी सहायता के लिए एक और शर्त है। मेई निंग के ये कहने के बाद उसकी अभिव्यक्ति अजीब लग रही थी, जिससे हान ली को थोड़ा संदेह हुआ। हान ली ने महिला की ओर देखा और भारी स्वर में कहा,
ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, लेकिन यहाँ तक कि एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर भी यहाँ फंस गया था, जो अपनी क्षमताओं को बहाल करने में असमर्थ था। क्या साथी दाववादी में मजाक कर रहे हैं? उस क्षण उसकी अभिव्यक्ति संदेह से भरी थी, लेकिन उसमें आशा की झलक भी थी। यदि वह अस्थायी रूप से अपनी जादुई शक्ति को बहाल कर सके, तो उसके भागने की संभावना लगभग निश्चित होगी। भले ही ये थोड़े समय के लिए जादुई शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा हो, ये पर्याप्त से अधिक होगा। उनकी भंडारण थैली में कई धागे थे जिन्हें सक्रिय करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। उनकी चमत्कारिक शक्तियों से उनकी सुरक्षा की और भी गारंटी हो जाएगी। जहां तक उसके स्पिरिट बीस्ट पाउच की बात है, हालांकि गोल्ड डिवोरिंग बीटल्स और ब्लिट्ज़िट स्पाइडर को नियंत्रित करने के लिए आध्यात्मिक समझ की आवश्यकता होती है, वह वीपिंग सोल बीस्ट को नियंत्रित करने के लिए अपने शरीर के भीतर वीपिंग सोल पल का उपयोग करने में मुश्किल से ही सक्षम होगा। हालांकि वे अम्ब्रा जानवर दुर्भावनापूर्ण आत्माएं नहीं थे, वे अम्ब्रा क्यूई से संघनित थे, जो कुछ हद तक यिन क्यूई की याद दिलाते थे। उन्हें कम से कम आसानी से नियंत्रित किया जाना चाहिए, और इससे उसके लिए ज्यादा खतरा पैदा नहीं होगा। उस विचार के साथ हानली उत्साहित हो गया। झिझक भरी अभिव्यक्ति के साथ मेई निंग फुसफुसाए, हालांकि इस छोटी महिला के पास उत्परिवर्तित आध्यात्मिक जड़ें या स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ें नहीं हैं, मेरे पास ट्रांजिएंट जेड फीनिक्स मैरो संविधान है। भाई हान को पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। एक गुप्त तकनीक के माध्यम से मैं भाई हान को अपनी क्षणिक आत्मा क्यूई देने में सक्षम हो जाऊंगा। क्षणिक आत्मा क्यूई अत्यंत शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति है, और एक पल के लिए आत्मा को बुझाने वाली क्यूई को दूर करने में सक्षम होगी। बेशक क्षणिक आध्यात्मिक क्यूई अंततः बिखर जाएगी, और साथ ही दाववादी एक बार फिर बिना किसी जादुई शक्ति के होंगे। क्षणिक जेड फीनिक्स मैरो संविधान। हानली एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन कुछ ही समय बाद उसने अजीब नजरों से महिला की जांच करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके चेहरे पर समझ की झलक दिख रही थी। मेई निंग ने धीरे से कहा, ये सही है। यदि साथी दाववादी मुझ पर संदेह करता है, तो वह ये जानने के लिए मेरी जांच कर सकता है कि मेरे शब्द झूठे नहीं हैं। इसी समय उसके चेहरे पर हल्की सी लाली उभर आई। तुम्हें मुझे माफ करना होगा। एक क्षण की झिझक के बाद हानली उठ खड़ा हुआ और चल दिया। इतनी महत्वपूर्ण चीज के साथ उसके पास निश्चित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस पल में मेई निंग ने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया और अपनी बाह को दिखाते हुए अपनी आस्तीन ऊपर कर ली। वास्तव में बाह पर गेको सिनेबार का एक धब्बा था। टीएल गेको सिनेबार से यह पता चलता है कि कोई कुंवारी है या नहीं। जैसे ही हानली ने देखा, महिला ने अपने दांत भींच लिए और जल्दी से छुड़ाने से पहले उसने अपना अंगूठा उस स्थान पर हल्के से दबाया। हानली का दिल हिल गया जब उसने बिस्तर के पास से देखा। उन्होंने देखा कि गेको सिनेबार का स्थान धीरे धीरे मिटकर सिल्वर फीनिक्स पैटर्न प्रकट करने लगा। बहती हुई चमक ने इसे आश्चर्यजनक रूप से सजीव बना दिया। हानली ने प्रसन्न आश्चर्य से बुदबुदाया, तो ये ट्रांजिएंट जेड स्पिरिट फीनिक्स है। साथ ही दाववादी को अब पता होना चाहिए कि मैंने सच बोला था। मेई निंग ने ये पुष्टि करने के लिए हानली की ओर देखा कि उसने इसे देखा है, और जल्दी से लाल भाव के साथ अपनी आस्तीन नीचे कर ली। हानली ने अपना सिर हिलाया और चुपचाप अपनी सीट पर लौट आया और सोचने लगा। हालांकि उनकी तुलना असाधारण आध्यात्मिक जड़ों वाले लोगों से नहीं की जा सकती, फिर भी उनके पास एक दुर्लभ शारीरिक संरचना थी जो शायद ही हर 100 साल में एक बार भी देखी जाती थी। खेती की दुनिया में इसकी उपस्थिति का जश्न मनाया जाना था और हर कोई इसके अस्तित्व के बारे में जानता था। हालांकि यह संविधान केवल महिला कृषकों के पास ही हो सकता था और यह खेती के मार्ग पर कोई सहायता प्रदान नहीं करता था, फिर भी कई पुरुष कृषकों द्वारा उनकी बहुत मांग होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार जब महिला देर से फाउंडेशन स्थापना चरण में प्रवेश करती थी, तो उसका शरीर शुद्ध क्षणिक आत्मा क्यूई का एक कतरा पैदा करता था। ये क्षणिक आत्मा क्यूई दुनिया की 7 शुद्ध आध्यात्मिक शक्तियों में से एक के रूप में जानी जाती थी। हालांकि इसका किसी महिला के लिए कोई उपयोग नहीं था,
यह आसानी से एक पुरुष के सार को शुद्ध कर सकता था और उनकी खेती को काफी प्रगति करने की अनुमति दे सकता था। निस्संदेह, जबकि यह सार शुद्धिकरण प्रभाव उच्च श्रेणी के कृषकों के लिए कम मूल्य का था, फिर भी ये प्राचीन दुर्लभ औषधीय गोलियों के बराबर था। इस कहानी की जड़ें ऑडियो बुक्स 108 मूल से फैली हुई हैं। हालांकि ये क्षणिक आत्मा क्यूई एक ऐसी चीज थी जिसे केवल स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को ही दिया जा सकता था। किसी गुप्त तकनीक का उपयोग करके उसे जबरदस्ती उससे निकालने का कोई तरीका नहीं था। इसके अलावा अपने पूरे जीवन काल में वह केवल एक बार ट्रांजिएंट स्पिरिट क्यूई दे सकेगी। वह अपने शेष जीवन में स्पिरिट क्यूई का अधिक उत्पादन नहीं कर पाएगी। इसके अतिरिक्त यदि वह क्षणिक आत्मा क्यूई प्रसारित होने से पहले अपनी युवावस्था खो देती है तो ये गायब हो जाएगा। हान ली ने पहले उन रिकॉर्ड्स को ब्राउज किया था जो इस मामले से संबंधित थे। उन्हें याद करने के बाद हान ली को लगा कि अगर उसने इस आत्मा क्यूई को हासिल कर लिया तो यह संभव हो सकता है कि वह थोड़ी जादुई शक्ति का उपयोग करने में सक्षम हो जाएगा। आखिरकार ट्रांसिएंट स्पिरिट क्यूई दुनिया की 7 शुद्ध स्पिरिट क्यूई में से एक थी। कम से कम इससे उसे अपने भंडारण और स्पिरिट बीस्ट पाउच तक पहुंच की अनुमति मिलनी चाहिए। उस विचार के साथ हान ली ने अपना सिर उठाया और खूबसूरत महिला की ओर देखा और शांति से पूछा, लेडी मेई, क्या आप मुझे अपनी अन्य स्थिति बता सकती हैं? कुछ झिझक के बाद मेई निंग ने दृढ़तापूर्वक कहा, ये सरल है। मैं चाहता हूँ कि भाई हान मेरे बड़े भाई को ढूंढ ले और उसे उम्ब्रा क्षेत्र से बाहर ले आए। कुछ विचार करने के बाद हान ली ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे डर है कि मैं केवल आधे रास्ते में ही उस शर्त को पूरा कर पाऊंगा। आधे रास्ते? मेई निंग के चेहरे पर अजीब भाव थे। ये स्पष्ट था कि वह समझ नहीं पाई कि उसका इससे क्या अभिप्राय है। हाँ, एक और कारण है कि मैं उम्ब्रा क्षेत्र में अधिक समय तक नहीं रह सकता। ऐसे में मैं केवल अपनी पूरी कोशिश करने और आपके भाई की तलाश में 3 महीने बिताने के लिए सहमत हो सकता हूँ। अगर मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ उस समय के भीतर, फिर मुझे तुरंत प्रस्थान करना होगा। कुछ देर सोचने और यह महसूस करने के बाद कि हान ली इस मामले पर पीछे नहीं हटेगी, उसने अपना सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। 3 महीने? ये स्थान उतना बड़ा नहीं है। आपको उस समय में उसे ढूंढने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ। हान ली उसकी स्पष्ट स्वीकृति पर मुस्कुराए। मेई निंग ने फिर हान ली की ओर देखा और धीरे से कहा, हालांकि मैं तुम्हें केवल कुछ समय से जानता हूँ, मुझे विश्वास नहीं है कि मैंने तुम्हें गलत समझा है। इस प्रकार आपको ये साबित करने के लिए कि मैं अपनी बात रखने का इरादा रखता हूँ, जब भी आप मांगेंगे मैं आपको क्षणिक आत्मा क्यूई दूंगा। अगर भाई हान अब इसकी इच्छा करे तो मैं इसे आपको देने में संकोच नहीं करूंगा। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 588। कामुक चुंबन। हान ली को आश्चर्य हुआ कि महिला ने इतनी स्पष्टता से बात की थी। हालांकि उनका आश्चर्य केवल एक पल के लिए ही रहा। उसके तुरंत बाद उनकी अभिव्यक्ति सामान्य हो गई। उम्ब्रा क्षेत्र बेहद खतरनाक है और आश्चर्य होना लगभग तय है। ये सबसे अच्छा होगा कि मैं तुरंत जादुई शक्ति प्राप्त कर लूं ताकि मैं कुछ खजाने निकाल सकूं। अन्यथा जब खतरा दस्तक देगा तो हम तैयार नहीं होंगे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जब मेई निंग ने हान ली को सुना तो उसने बिना किसी आश्चर्य के सिर हिलाया, लेकिन उसने जल्द ही कुछ सोचा और उसके चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई। वह फुसफुसाए, अगर मेरे पास अभी भी जादुई शक्ति होती तो मैं आसानी से हाथ के स्पर्श मात्र से आपको क्षणिक आत्मा क्यूई दे पाती। लेकिन इन परिस्थितियों में मैं इसे केवल मुंह से मुंह संपर्क के माध्यम से आप तक स्थानांतरित करने में सक्षम हूँ। जब मेई निंग ने मुंह से मुंह संपर्क कहा तो उसने अपना सिर नीचे कर लिया और उसकी आवाज लगभग अज्ञात हो गई। हान ली चौंक गया, लेकिन उसकी दिल दहला देने वाली शर्मिंदगी देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अपनी जादुई शक्ति को बहाल करने के लिए उसे इस खूबसूरत महिला को चूमना होगा। यह एक आकर्षक मामला था जिसके बारे में हान ली ने सोचा भी नहीं होगा, जिससे उसके दिल में एक अजीब सी अनुभूति पैदा हो गई।
कमरे की हवा स्पष्ट रूप से गर्म हो गई। मेई निंग को चुपचाप अपना सिर झुकाए देखकर हान ली को पता था कि इस संबंध में कम अनुभव होने के बावजूद वो पहल नहीं करेगी। आखिरकार उनके बीच कोई विशेष घनिष्ठ संबंध नहीं था। उस विचार के साथ हान ली निःशब्द खड़ा हो गया और पत्थर के बिस्तर के पास धुंधले भाव से पहुंचा और महिला के करीब बैठ गया। मेई निंग अनजाने में पीछे हट गई, लेकिन हान ली का हाथ उसकी कमर के चारों ओर लिपटा हुआ था, जिससे वह अपनी जगह पर थी। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, महिला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब उसने हान ली की रहस्यमयी मुस्कान देखी, तो उसने फिर से शर्माकर अपना सिर झुका लिया। हालांकि हान ली ने अपने खाली हाथ से उसका सिर उठाया और उसे दूर जाने से रोका। मेई निंग को लगा जैसे उसका दिल धड़क रहा था, उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया था। हान ली ने एक गहरी सांस ली और उसकी हल्की खुशबू सूंघी। फिर जब उसने उसकी आंखों से झलकता हुआ शर्मीला आकर्षण देखा, तो उसका दिल उत्तेजित हो गया और वह अब खुद को रोक नहीं सका। उसने अपना सिर नीचे किया और जोर से अपने होंठ उसके होंठों पर दबा दिए। इस कहानी की जड़ें ऑडियो बुक्स 108 मूल से फैली हुई हैं। ये गर्म, सुगंधित और थोड़ा मीठा भी था, जो परमानंद की भावना पैदा करता था। जैसे ही ऐसा हुआ, मेई निंग की आंखें कमजोर और निराश हो गईं। लेकिन थोड़े ही क्षण बाद वह फिर से संभल गई और उसने हान ली को दूर धकेलने का कमजोर प्रयास किया। हालांकि उसने पहले से ही हान ली के आगे बढ़ने की तैयारी कर ली थी, लेकिन जब उसे असली चीज का सामना करना पड़ा तो वह शर्म से अभिभूत हो गई और पूरी तरह से घबरा गई। हालांकि इस महिला के कई प्रेमी थे, लेकिन वह उनमें से किसी के भी साथ कभी अंतरंग नहीं हुई थी। चुंबन ने हान ली में परमानंद की लहरें दौड़ा दी, जिससे वह इच्छा से भर गया। जब उसने हान ली के खिलाफ अपने हाथ बढ़ाए, तो उसने बेरहमी से उसके कोमल शरीर को दबाया। इस तथ्य का फायदा उठाते हुए कि वे बिस्तर पर थे, उसने लालच से उसके होठों को अपने होठों से पकड़ लिया जैसे कि वे अमृत हों। मेई निंग की कमजोर ताकत को देखते हुए उसने उसके आलिंगन में प्रवेश करने के बाद मुक्त होने की उम्मीद खो दी थी। हालांकि वह एक पल के लिए कमजोर रूप से संघर्ष कर रही थी, अंततः उसने सभी प्रतिरोध छोड़ दिए और अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने चारों ओर फैली घनी मर्दाना गंध को अपने अंदर ले लिया। उसकी लंबी पलकें फड़फड़ाने से उसके गाल लाल हो गए और उसका मन भ्रमित और खोया हुआ हो गया। कुछ समय के लिए महिला क्षणिक आत्मा क्यूई प्रदान करना पूरी तरह से भूल गई थी। हालांकि हान ली की अत्यधिक दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण वह अपने पागल जुनून से स्पष्टता हासिल करने में सक्षम था। थोड़े क्षण के बाद हान ली ने कुछ देर के लिए मेई निंग से होंठ अलग कर लिए और अपना मुंह उसके छोटे छोटे कानों के पास ले आया। उन्होंने हंसते हुए कहा, लेडी मेई, हालांकि एक पुरुष और एक महिला का एक साथ होने का एहसास वास्तव में अद्भुत है। मुझे क्षणिक आत्मा क्यूई प्रदान करना मत भूलना। जब उसने ये सुना, तो उसका शरीर कांप उठा और उसका चेहरा और भी गहरे लाल रंग का हो गया। हान ली का पहले का अशिष्ट व्यवहार अब गायब हो गया था। उसने धीरे से अपने होठों को उसके छोटे से मुंह पर दबाया और महसूस करने लगा कि उनके होठों से धीरे धीरे उसके शरीर में एक ठंडी अनुभूति प्रवेश कर रही है। हान ली ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से मेई निंग पर चढ़ गया और एक तरफ क्रॉस लेग करके बैठ गया और उसने अपने पूरे शरीर में आध्यात्मिक क्यूई का संचार करना शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद मेई निंग बिस्तर पर सीधी बैठ गई और लाल रंग के चेहरे वाले अपने अस्त व्यस्त वस्त्र को हड़बड़ाहट से सीधा किया। कुछ समय के लिए वह अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करने में असमर्थ थी। महिला ने झिझकते हुए हान ली पर एक नजर डाली और देखा कि उसकी आंखें बंद थी, जिससे उसने अनजाने में राहत की सांस ली। फिर वह बिस्तर से उठी और उस कुर्सी पर चली गई जिस पर मूल रूप से हान ली बैठा था। उसके चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति दिखाई दी जब वह हान ली की शांत अभिव्यक्ति को घूरने लगी। अज्ञात समय के बाद हान ली ने अंततः अपनी आंखें खोली और मेई निंग की आंखों में चिंतित अभिव्यक्ति देखी। उस पल में उसने झट से अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया, उससे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। हान ली ये देखकर मुस्कुराए कि महिला घाटे में थी। हालांकि
जैसे ही उसने अपनी भंडारण थैली पर हाथ मारा, उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। हान ली की ओर से दिखाई देने वाली सफेद रोशनी की चमक के साथ वस्तुएं लगातार उभरने लगी। कुछ ही समय बाद एक बड़ा ढेर बन गया। इन वस्तुओं में राक्षस जानवर की खाल जैसी सामग्रियां भी थीं। यह अज्ञात था कि हान ली उनका उपयोग किस लिए करना चाहता था। आप जादुई शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि मेई निंग को अपनी ट्रांजिएंट स्पिरिट क्यूई पर भरोसा था। वह ये देखकर खुशी से चिल्लाई थी कि हान ली वास्तव में अपने स्टोरेज पाउच का उपयोग करने में सक्षम था। हान ली ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास इतनी जादुई शक्ति नहीं है कि मैं निम्न स्तर की जादुई तकनीक भी डाल सकूं, लेकिन भंडारण थैली खोलने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसके पास वह सब कुछ है जिसकी उसे जरूरत थी, उसने अपनी आस्तीन को हिलाकर प्राचीन खजाने जैसे सुनहरे दर्पण, फूलों की टोकरी और चांदी की घंटी को भंडारण थैली में रख दिया। जब मेई निंग ने ये देखा तो वह एक पल के लिए अभिभूत हो गई। जब उसकी नजर हान ली के पास रखे सामान के ढेर पर पड़ी तो उसके चेहरे पर एक अजीब भाव प्रकट हुआ। यह महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है, उसने झिझकते हुए पूछा, भाई हान, मैंने अभी तक आपसे यह नहीं पूछा है, क्या आप फाउंडेशन प्रतिष्ठान के कृषक हैं? हान ली का कुछ भी छुपाने का कोई इरादा नहीं था और उन्होंने खुले तौर पर जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। मैं एक कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर हूँ। क्या? हालांकि मेई निंग को इस पर संदेह था, लेकिन वह आश्चर्य से चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। हान ली हंसे और महिला की अभिव्यक्ति में अचानक बदलाव पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने स्पिरिट बीस्ट की थैली को अपनी तरफ थपथपाया और एक छोटे बंदर को चमकते हुए बुलाया। आश्चर्य की बात यह है कि वीपिंग सोल बीस्ट प्रकट होने के बाद बेहद उत्साहित था। हान ली के आसपास बार बार घूमने से पहले उसने कई बार उसके आसपास सूंघा। ये देखकर हान ली का दिल हिल गया। इस प्रसिद्ध जानवर को अभी तक पहचानने के बाद भी मेई निंग ने उत्सुक भाव से केवल बंदर की ओर देखा। लेडी मेई, एक पल के लिए यहाँ रुकें। मैं अपनी बची हुई जादुई शक्ति का लाभ उठाना चाहता हूँ और कुछ मामलों पर ध्यान देना चाहता हूँ, हान ली ने शांति से कहा। कुछ मामले? महिला ने हल्की सी उलझन में अपनी आंखें झपकाईं। आगे कुछ भी कहे बिना हान ली ने अपने लबादों के बीच विभिन्न वस्तुओं को रखना शुरू कर दिया और अपने पीछे छोड़ी गई वस्तुओं पर ध्यान दिए बिना कमरे से चला गया। कमरे से बाहर निकलने पर हान ली ने चारों ओर नजर डाली। आसमान हमेशा की तरह एक जैसा दिखाई दे रहा था क्योंकि दिन या रात में अंतर था, लेकिन इसकी परवाह किए बिना गांव में बहुत कम हलचल थी। संभावना ये थी कि अधिकांश लोग सो गए थे। हान ली ने वीपिंग सोल बीस्ट को इशारा किया और उसे तेजी से अपनी आस्तीन में घुसा लिया। आत्मविश्वास से चलने से पहले वह मेई निंग को देखकर मुस्कुराया। जहां तक मेई निंग की बात है, वह चेहरे पर कोई उलझन के साथ कमरे में ही बैठी रही। हान ली दूसरों की नजरों से बचते हुए बेहद फुर्तीली चाल से गांव में घूमता रहा। एक पल में वह गांव की बड़ी इमारतों में से एक के सामने रुक गया। ए लेने के बाद इधर उधर नजर दौड़ाते हुए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजा खोला और अंदर चला गया। हान ली की अभिव्यक्ति से खुशी प्रकट हुई। जैसा कि अपेक्षित था, यह उन इमारतों में से एक थी जो गहरा पानी संग्रहित करती थी। हान ली ने कई बड़ी क्षमता वाले खाली कंटेनर निकाले, जिन्हें उन्होंने जल्दी ही अपनी भंडारण थैली से निकाल लिया और जाने से पहले इमारत के भंडार का लगभग आधा हिस्सा भर दिया। फिर कुछ कोनों को मोड़ने के बाद उसे एक असामान्य ढंग से बनी पत्थर की इमारत दिखाई दी। उसकी अभिव्यक्ति में हलचल हुई और वह वहीं रुक गया। यदि गलत अनुमान नहीं लगाया गया है, तो यह फेंगुक नाम वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का निवास स्थान होना चाहिए। उस क्षण उसे लगा कि उसकी अल्प जादुई शक्ति खत्म होने लगी है। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 589। अतिथि हान ली ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई, ये सुनिश्चित करते हुए कि आसपास कोई नहीं है। उसने अपनी स्पिरिट बीस्ट थैली को थपथपाया और एक काले दाग वाली गोल डिवोरिंग बीटल को चुपचाप बाहर उड़ा दिया। फिर बड़ी कठिनाई से वह थोड़े से आध्यात्मिक ज्ञान के साथ इस पर नियंत्रण पाने में सफल रहे।
फिर कीड़ा भनभनाहट के साथ पत्थर के कमरे की ओर चला गया और एक छोटी सी दरार से अंदर घुस गया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। इमारत बेहद शांत थी। हान ली ने अंदर ही अंदर व्यंग्य किया और बिना पीछे देखे अपने आवास की ओर वापस चला गया। जब तक वह कोने में मुड़ा, उसे अधेड़ उम्र के व्यक्ति के घर से करुण विलाप की आवाज सुनाई दी। हान ली ने अपने होंठ भींचे और बिना किसी भाव के अपने रास्ते पर चलता रहा। हालांकि गड़बड़ी ने पहले ही ग्रामीणों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया था। चूंकि अधेड़ उम्र के व्यक्ति को बदला लेने के लिए आने की पूरी गारंटी थी, इसलिए उसके साथ सफाई से निपटना बेहतर होगा, जबकि हान ली के पास अभी भी अपनी जादुई शक्ति और आध्यात्मिक समझ का उपयोग था। अन्यथा मनुष्य के मन में एक चिंता बनी रहेगी। क्षणिक आत्मा क्यूई द्वारा उत्पन्न शेष जादुई शक्ति उस समय तक गायब हो गई थी जब वह अपने निवास पर लौटा था। इसी तरह उनकी आध्यात्मिक भावना एक बार फिर उनके शरीर को छोड़ने में असमर्थ थी। जब हान ली जल्दी से वापस लौटा तो वह बेबसी में केवल अपना सिर हिला सका। कमरे में जाने के बाद उसने मेई निंग को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। उसकी हल्की हल्की सांसों की लय से ऐसा लग रहा था कि वह कुछ देर पहले ही सोई है। जब हान ली ने उसकी सोई हुई आकृति देखी तो उसे कुछ समय पहले का चुंबन याद आ गया और उसका दिल धड़क उठा। लेकिन बिस्तर पर ठंडी पड़ी हुई महिला की आकृति को देखने के बाद वह मेज पर सामग्री के ढेर से राक्षस जानवर की खाल का एक बड़ा टुकड़ा लाने और महिला के ऊपर रखने से पहले एक पल के लिए झिझका। उसने जल्द ही अपनी अभिव्यक्ति को शांत कर दिया और उसने अनजाने में जानवर की खाल को अपने चारों ओर लपेट लिया और गहरी नींद में सो गई। हान ली ये देखकर मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। घटनाओं का यह मोड़ कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। हालांकि उसके पास एक ऐसा शरीर था जो सामान्य मनुष्यों से कहीं बेहतर था, फिर भी वह निष्पक्ष सेक्स की सदस्य थी और जो कुछ भी हुआ उससे उसका मन और शरीर दोनों थक गए होंगे। परिणाम स्वरूप वह अनजाने में ही सो गई थी। हान ली मुस्कुराए और फिर अपना ध्यान डेस्क पर रखे सामान के ढेर की ओर लगाया और उनकी आंखों में एक अजीब भाव दिखाई देने लगा। कुछ ही समय बाद मेई निंग धीरे धीरे अपनी नींद से जागी। इससे पहले कि उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हों, उसने एक शांत आवाज में बोलते हुए सुना, अगर साथी दाओइस्ट में जाग रहा है तो कृपया उठ जाओ। हम अगले 2 दिनों में तैयारियों में व्यस्त रहेंगे। हान ली की बातें सुनने के बाद उसका चेहरा लाल हो गया और वह उठ बैठी। स्वाभाविक रूप से परिणाम स्वरूप राक्षस जानवर की खाल गिर गई। इससे उसे आश्चर्य हुआ और उसने जटिल अभिव्यक्ति के साथ हान ली की आवाज की ओर देखा। हान ली इस समय एक कुर्सी पर बैठा था और दानव जानवर की खाल का एक बड़ा टुकड़ा संभाल रहा था। मेई निंग के उठने के बाद वह उसे देखकर मुस्कुराया। क्या साथी डाओइस्ट मेई सुई के काम में कुशल होंगे? मेरे पास कुछ उच्च श्रेणी की अग्नि विशेषता वाले दानव जानवरों की खालें हैं। यदि यह संभव है तो उन्हें कपड़ों में बदलना सबसे अच्छा होगा ताकि हम इन हवाओं का बेहतर प्रतिरोध कर सकें। मेई निंग की शर्मिंदगी ये देखकर कम हो गई कि हान ली ने कल के चुंबन का मामला नहीं उठाया था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उसे अवर्णनीय निराशा का भी एहसास हुआ। फिर भी जवाब देते हुए उसका चेहरा थोड़ा शर्मा गया। मैं इसे आजमा सकती हूँ, लेकिन मुझे सुई और धागे की आवश्यकता होगी। हान ली ने मेज पर से एक हल्की नीली सुई पकड़ी और उसे दे दी। ये दानव जानवर की खाल काफी सख्त है। केवल उड़ने वाली सुई जादू के उपकरण ही भेदने में सक्षम है। उनके माध्यम से आप खाल को एक साथ सिलने के लिए जानवर की कंडराओं का भी उपयोग कर रहे होंगे। अंत में हम इसका उपयोग केवल इन हवाओं का सामना करने के लिए करेंगे, इसलिए दिखावे की परवाह करने का कोई मतलब नहीं है। सुई एक अव्वल दर्जे का जादुई खजाना थी जो बेहद तेज थी। हान ली ने इसे किसी दुर्भाग्यपूर्ण कृषक से प्राप्त किया था जिसके बारे में वह पहले ही भूल चुका था। उसे लगा कि यह वर्तमान समय में काफी उपयोगी साबित होगा और उसने इसे अपनी भंडारण थैली से निकाल लिया। मेई निंग ने अपने होठों को काटा और धीरे से फुसफुसाया, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी। हान ली ने सिर हिलाया और कुछ और कहने के बारे में सोचा जब उसने बाहर से कदमों की आहट सुनी।
जल्द ही एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, क्या साथी दाऊवादी मौजूद है? कौन है भाई? हान ली ने भ्रमित होकर पूछा। उसे लगा कि आवाज कुछ जानी पहचानी है, और जल्द ही उसे याद आया कि यह लंबे बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की थी। हे, साथी दाऊवादी, और मैंने कल पत्थर के मंच के शीर्ष पर काफी आनंददायक बातचीत की। चूंकि यह एक दिन पहले का कल्टीवेटर था, इसलिए हान ली को दरवाजा बंद रखना अजीब लगा, और चूंकि वह इस बात को लेकर भी उत्सुक था कि वे लोग अचानक उससे मिलने क्यों आए थे, वह दरवाजे की ओर गया और उसे खोला, जिससे हंसते हुए लंबे बालों वाला बूढ़ा आदमी और उसके पीछे दो अन्य बूढ़े दिखाई दिए। एक लाल चेहरे वाला और सफेद बालों वाला था, जबकि दूसरा कुबड़ा और भयानक आभा वाला था। कृपया अंदर आएं। हान ली ने तीनों से उनके इरादे पूछे बिना आत्मविश्वास से उन्हें आमंत्रित किया। तो यह फेलो डाओइस्ट मेई है। जब तीनों ने मेई निंग को देखा, तो शांति से उसे सलाम करने से पहले उन्होंने थोड़ा आश्चर्य प्रकट किया। मेई निंग ने अभिवादन का जवाब दिया और हान ली के पास खड़े हो गए। वह चुप रही, जैसे कि वह मामले को हान ली पर टाल रही हो। तीनों ने चिंतापूर्वक एक दूसरे की ओर देखा। उनके बैठने के बाद हान ली ने अन्य दो की ओर देखा और धीरे से पूछा, क्या ये दोनों भी हैं? साथी दाऊवादी ने सही अनुमान लगाया। ये दोनों साथी कृषक हैं जो महान राज्य जिन से आए थे। ये हेवनली टेलिस्मैन संप्रदाय से फेलो डाओइस्ट यून है, और यह फोर सीज इंस्टीट्यूट से फेलो डाओइस्ट जिन है। हान ली ने उनमें से प्रत्येक को अपना सिर हिलाया। फिर दोनों ने हान ली की ओर विनम्रता से मुस्कुराने से पहले उसकी जांच की। हान ली ने शांति से पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप तीनों को यहाँ क्यों लाया गया? तीनों बूढ़ों ने अनजाने में एक दूसरे की ओर देखा। थोड़ी देर के बाद लंबे बालों वाले बूढ़े आदमी ने सूखी खांसी और गहरे स्वर में कहा, साथी दाऊवादी, हान को यह नहीं पता होगा, लेकिन मार्शल आर्ट के लिए गांव के प्रशिक्षक एल्डर फैन की अचानक एक अज्ञात विदेशी द्वारा जिंदा निगल जाने के बाद मृत्यु हो गई। कीड़ा। ऐसा कहा जाता है कि सोते समय एक विदेशी कीड़े ने उसकी गर्दन पर काट लिया और परिणामस्वरूप उसकी दुखद मृत्यु हो गई। पूरी तरह से अपरिवर्तित अभिव्यक्ति के साथ हान ली ने उदासीनता से कहा, ओह, तो यह ऐसा था। किस प्रकार का विदेशी कीट संभवतः इतना डरावना हो सकता है? फिर तीनों आपस में बड़बड़ाने लगे, क्योंकि वे ये बताने में असमर्थ थे कि हान ली का घटना से कोई संबंध था या नहीं। लंबे बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने हान ली को घूरकर देखा और धीरे से कहा, ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। जब तक वह चिल्लाया, तब तक वह मरने की कगार पर पहुंच चुका था। जब अन्य ग्रामीणों ने एक उड़ने वाले कीड़े को उसके घाव से उड़ते हुए देखा, तो उन्होंने तुरंत उस पर अपने हथियारों से हमला किया, लेकिन चूंकि कीड़ा अविश्वसनीय रूप से कठोर था, इसलिए वे उसे घायल करने में सक्षम नहीं थे। चूंकि कीड़ा खून से लथपथ था, इसलिए उसके स्वरूप के बारे में सटीक जानकारी देना मुश्किल था। अन्य दो गंभीरता से हान ली को चुपचाप देखते रहे। अपरिवर्तित भाव के साथ हान ली अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और आलस्य से कहा, क्या तुम तीनों विश्वास कर सकते हो कि मैंने उसे मार डाला? क्या तुम तीनों मुझे सजा देने के लिए यहाँ आए हो? बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसने हंसते हुए कहा, ये कैसे संभव हो सकता है? हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते कि साथी दाऊवादी हान ने ऐसा कुछ किया होगा। अगर उसने ऐसा किया तो भी हमें बेहद खुशी होगी। फैंग नाम का वह नश्वर व्यक्ति हमेशा अपनी मार्शल आर्ट के कारण हमें तिरस्कार की दृष्टि से देखता था। इससे तो अच्छा है कि वह मर जाए। हान ली ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और चुपचाप तीनों को देखता रहा। लंबे बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की आंखें घूम गईं और उसने उत्सुकता से कहा, हालांकि मैंने सुना है कि एल्डर फैन कल फेलो डाओइस्ट के कमरे में आए थे। इसके तुरंत बाद वह उदास होकर चला गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने पाया कि मृत्यु के समय उसका हाथ टूट गया था। ऐसा लगता है कि बिना किसी जादुई शक्ति के भी साथी दाऊवादी हान के पास अभी भी कुछ शक्तिशाली तकनीकें हैं। उनकी बातें सुनकर हान ली ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। ऐसा लग रहा था तीनों का गांव में कुछ प्रभाव था।
वे वास्तव में ये पता लगाने में सक्षम थे कि फेंगुक नाम वाला व्यक्ति कल उनके कमरे में दाखिल हुआ था और उसे बाहर निकाल दिया गया था। एक क्षण की चुप्पी के बाद हान ली की आवाज ठंडी हो गई। क्या आप तीन साथी दाववादी उस मामले के लिए यहाँ हो सकते हैं? यदि ऐसा है तो कृपया सीधे रहें। मुझे इधर उधर घूमने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह हान ली को इतना सीधा देखकर बूढ़े लोग झिझक भरे भावों के साथ एक दूसरे की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सके। घूम घूम कर बोलने की इच्छा न होने पर हान ली की अभिव्यक्ति अधीर हो गई। चूंकि आप बोलने को तैयार नहीं हैं, तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। यदि आप किसी और समय वापस आएं तो कैसा रहेगा? हान ली के शब्दों से प्रेरित होकर कुबड़े बूढ़े व्यक्ति ने कहा, साथी दाववादी हान, क्या आप हमारे साथ गांव पर शासन करने में रुचि लेंगे? एल1 लगून ने ऑडियो बुक्स 108 पर इस अध्याय का पहला प्रकाशन देखा। आपका क्या मतलब है? हान ली ने भौहें चढ़ा ली। पहले से ही अनुमान लगा लिया कि उसका वास्तव में क्या मतलब था। ये देखकर कि उसके साथी ने पहले ही मामले का मुख्य बिंदु समझ लिया है, लंबे बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने सब कुछ बता दिया। चूंकि हम साथी किसान हैं, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से बोलूंगा। निश्चित रूप से साथी दाववादी ने देखा कि मुखिया बुजुर्ग के अलावा बाकी सभी नश्वर हैं। उनका गांव में अधिक प्रभाव है क्योंकि वे हमसे पहले यहाँ थे। खेती करने वालों को मनुष्यों के समान मानक पर रखा जाता है और वे भी वैसे ही खाते हैं और भूखे रहते हैं। अम्ब्रा जानवरों का शिकार करने के लिए नश्वर लोग हमसे अपनी जान भी जोखिम में डालते हैं। इसके विपरीत केवल हम ही हैं जो अम्ब्रा पशु रत्नों के साथ मंत्रों का उपयोग करने में सक्षम हैं, फिर भी वे सभी रत्नों को अपने हाथों में रखते हैं। बिना किसी कारण के अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाना पूरी तरह से अपमानजनक है। चूंकि यह मामला है, हम किसानों ने गांव में अधिकार जमाने के लिए हाथ मिला लिया है। क्या साथी दाववादी हान हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे? एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 590। हड्डी का मामला गांव पर कब्जा करने की उनकी पेशकश सुनने के बाद हान ली ने उदासीनता से पूछा, तो क्या आप सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं? आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। लाल चेहरे वाला बूढ़ा व्यक्ति अपनी आंखों में चमकती एक अजीब भावना के साथ बोला, ये सही है, हम जैसे किसान उन तथाकथित बुजुर्गों की आज्ञा और आह्वान पर कैसे सेवा कर सकते हैं? हमें गांव के बुजुर्ग होना चाहिए, न कि वे नश्वर लोग। मैं एक भव्य फाउंडेशन प्रतिष्ठान कृषक हूँ। इतने लंबे समय तक मनुष्यों द्वारा नियंत्रित किया जाना असहनीय है। चूंकि हमारे पास बहुत कम कृषक थे, इसलिए हमने कार्रवाई करने का साहस नहीं किया, लेकिन आप दोनों के जुड़ने से सफलता मिलने की बहुत अधिक संभावना होगी। हान ली ने तीनों पर अपनी निगाहें घुमाई और भावहीन होकर कहा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। कृपया वापस करें। मैं दिखावा करूंगा कि यह चर्चा कभी हुई ही नहीं। हान ली की प्रतिक्रिया से उन्हें बहुत सदमा लगा। लंबे बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने फिर मुस्कुराते हुए उसे समझाने का प्रयास किया, क्या साथी दाववादी वास्तव में इस गांव का निवासी बनना चाहता है? जब तक हम गांव में बड़ों के पद पर कब्जा कर लेंगे, सत्ता हम चंद लोगों में बटी रहेगी। परिणाम स्वरूप भले ही परिस्थितियां खराब हों, हम स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। हान ली ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और शांति से कहा, मुझे लगता है कि आप साथी दाववादी कुछ गलत समझ रहे हैं। हम दोनों ने कभी नहीं कहा कि हमारा इस गांव में रहने का इरादा है। हम 2 दिन में निकल जाएंगे। इस प्रकार आपके शब्द एक कल्पना से अधिक किसी चीज पर आधारित नहीं हैं। लेडी मेई और मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं होगा। एक क्षण के सदमे के बाद लंबे बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति यह कहने से खुद को नहीं रोक सका, जा रहा हूँ। क्या आप दोनों दूसरे गांव की तलाश कर रहे हैं क्योंकि आप इससे असंतुष्ट हैं? आप दोनों शायद यह नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारा गांव इस क्षेत्र के सबसे अच्छे गांवों में से एक है। दूसरे गांवों की हालत हमसे कहीं ज्यादा खराब है। इस अध्याय का उद्घाटन अपलोड ऑडियो बुक्स 108 के माध्यम से हुआ। हान ली मुस्कुराए और चुपचाप अपना सिर हल्के से हिलाया।
जब उस कुबड़े बूढ़े व्यक्ति को इस बात का एहसास हुआ तो उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। क्या ऐसा हो सकता है कि आप दोनों स्टॉर्मविंड माउंटेन पर चढ़ने का इरादा रखते हो? हान ली ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या गलत है? चूंकि हम यहाँ रहने को तैयार नहीं हैं, तो क्या यहाँ से चले जाने की इच्छा में कुछ अजीब बात है? अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ लाल चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी घुमाई और कहा, ये कुछ ऐसा नहीं है जो केवल अजीब हो। क्या आप दोनों को एहसास नहीं है कि स्टॉर्मविंड माउंटेन बेहद खतरनाक है? हान ली ने उसकी ओर देखा और स्पष्ट रूप से कहा, हालांकि मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैंने प्रमुख से एक अनुमानित समझ प्राप्त की है। ज्येष्ठ कुबड़े बूढ़े व्यक्ति का चेहरा कई बार विकृत हुआ, इससे पहले कि वह निडर होकर कहता, हम्फ, वह स्टॉर्मविंड माउंटेन की भयावहता के बारे में क्या जानता है? वह शायद केवल सुनी सुनाई बातों से ही जानता है, लेकिन साथी डाओइस्टियन और मैंने व्यक्तिगत रूप से स्टॉर्मविंड माउंटेन के वास्तविक आतंक का अनुभव किया है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका सामना साधक जादुई शक्ति के बिना कर सकते हैं। पहाड़ को घेरने वाले अत्यधिक शक्तिशाली अम्बराज जानवर, यदि आप उन्हें सचेत करते हैं तो वे तुरंत मौत की सजा दे सकते हैं। भले ही आप सौभाग्य से उनके पीछे से निकल जाएं, लेकिन हिंसकीन हवाएं और भ्रामक धुंध अविश्वसनीय रूप से घातक हैं। पहाड़ की चोटी पर चढ़ने की जरा भी संभावना नहीं होगी। इसके अलावा अंतरिक्ष में एक दरार की उपस्थिति के दौरान उम्ब्रा क्षेत्र को छोड़ने में सक्षम होना केवल एक अफवाह है, क्योंकि किसी ने भी वास्तव में इसका परीक्षण नहीं किया है। शायद इसकी शुरुआत करना संभव भी नहीं है। हान ली की अभिव्यक्ति में हलचल मच गई और उन्होंने बड़ी दिलचस्पी से पूछा, आप दोनों साथी दाववादी पहले ही स्टॉर्मविंड पर्वत पर चढ़ चुके हैं। क्या आप हमें इसके बारे में बता सकते हैं? लाल चेहरे वाले कृषक ने घबराहट प्रकट करते हुए धीरे से कहा, बेशक साथी दाववादी हान, हम इस उम्मीद में भी इसके बारे में बात करना चाहते हैं कि फेलो डाओइस्ट एक झटके में सफल होने की अपनी उम्मीद छोड़ देगा। मूल रूप से साथी दाववादी जिन और मैं अपना शेष जीवन यहाँ बिताने के लिए तैयार नहीं थे जब हम उम्ब्रा क्षेत्र में पहुँचे थे। तैयारी में 1 साल बिताने के बाद हम 3 अन्य साथी दाववादियों के साथ स्टॉर्मविंड माउंटेन के लिए रवाना हुए। इससे पहले कि हम शिखर पर पहुंचते, हमारे एक सदस्य को एक उम्ब्रा जानवर ने खोज लिया और उसे खा लिया। हम में से बाकी लोग बड़ी मेहनत से आगे बढ़े, लेकिन हमारी 2 पंक्तियां पहाड़ से 1/4 ऊपर इन हवाओं के कारण जम गईं। चूंकि साथी दाववादी जिन और मैंने अपने शरीर पर कुछ अंगारे पत्थर रखे थे, हम दृढ़ रहने में सक्षम थे। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, इन हवाएं और अधिक शक्तिशाली होती गईं और हम स्थिर पैर रखने में असमर्थ हो गए। अंत में हम पहाड़ तक केवल आधा ही चढ़ पाए थे कि आंधियां चट्टान से गिर गईं। हम भ्रामक धुंध तक भी नहीं पहुंचे थे। केवल भाग्य के सहारे जीवित रहने के कारण हमने आगे बढ़ने की सारी इच्छा खो दी और केवल असहाय होकर ही लौट सके। और जब हम गांव लौटने में कामयाब रहे, तो इन हवाओं के हमारी हड्डियों में गहराई तक प्रवेश करने के कारण हम कई महीनों तक बिस्तर पर पड़े रहे। एक बार जब हम अंततः ठीक हो गए, तो हमने स्टॉर्मविंड माउंटेन पर चढ़ने के किसी भी विचार को पूरी तरह से त्याग दिया। हान ली ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और सोच समझकर बुदबुदाया, ये काफी डरावना है। बूढ़ा व्यक्ति गंभीर स्वर में बोला, ये जितना वर्णित किया जा सकता है उससे कहीं अधिक डरावना था। कृपया विचार को नष्ट कर दें और प्रयास छोड़ दें। हालांकि यह संभव लग सकता है, पहाड़ आपकी जान ले लेगा। इसके अलावा आप अभी भी जवान हैं। एक बार जब हम अपने अंत तक पहुंच जाएंगे, तो गांव का सारा अधिकार आपके हाथों में आ जाएगा। साथी दाववादी, कृपया मेरा मन बदलने की कोशिश न करें। मैं व्यक्तिगत रूप से प्रयास में असफल होने के बाद ही अपनी आशाएं त्यागूंगा। स्वाभाविक रूप से, यदि मैं वास्तव में स्टॉर्मविंड पर्वत की चोटी तक पहुंचने में असमर्थ हूं, तो मैं आपके प्रस्ताव पर गहराई से विचार करूंगा। तीनों उसके जवाब से कुछ हद तक अप्रसन्न हुए और उसे समझाने का प्रयास किया। हालांकि हान ली पूरी तरह से दृढ़ रहे। असहाय होकर तीनों ने मेई निंग की ओर अपनी निगाहें घुमाई, लेकिन उसने केवल इतना कहा,
मैं भाई हान के फैसले का पालन करूंगी, चाहे वह कुछ भी हो। उसके जवाब पर उनकी निगाहें शून्य हो गईं। सौभाग्य से हान ली ने उन्हें मना नहीं किया था। यदि वह पहाड़ पर चढ़ने के अपने प्रयास में जीवित रहने में सफल रहा, तो उनके पास उसे भर्ती करने का एक और अवसर होगा। चूंकि वे उन्हें मनाने में असमर्थ थे, इसलिए वे विदा लेने से पहले केवल मुस्कुराने के लिए ही मजबूर हो सके। जब वे कुछ दूर पहुंच गए, तो कुबड़े बूढ़े व्यक्ति ने गंभीरता से पूछा, क्या आपको लगता है कि वे हमें धोखा देंगे? लंबे बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। हमें धोखा दो। हमें धोखा देकर उन्हें क्या हासिल होगा? निश्चित रूप से आपने देखा कि हान उपनाम वाला युवा एक बुद्धिमान व्यक्ति है। वह ऐसा कुछ भी मूर्खतापूर्ण नहीं करेगा, और महिला भी उसका अनुसरण कर रही है। हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि स्टॉर्मविंड माउंटेन के करीब पहुंचने पर दोनों को सच्चाई का एहसास होगा और वे वापस लौट आएंगे। आखिरकार, हमारे विद्रोह की सफलता की केवल 50-50 संभावना है। अन्य दो के साथ हमारी ताकत काफी बढ़ जाएगी। सौभाग्य से यंगस्टर हान ने अनजाने में सबसे बड़ी बाधा फेंग तियानजी को हटा दिया, अन्यथा उनकी मार्शल आर्ट एक कठिन समस्या खड़ी कर देती। लाल चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया। मुखिया, ये सही है। ये व्यक्ति वास्तव में सतर्क है और इतना कठिन और लाभकारी कार्य नहीं करेगा। लेकिन किसी भी संभावित दुर्घटना से बचने के लिए हमें उन पर निगरानी रखने के लिए लोगों को भेजना चाहिए। भाई यिन काफी संपूर्ण है, कृपया इसे करवाएं। हालांकि हमें सावधान रहना चाहिए और उसे खोजने से बचना चाहिए। भले ही लंबे बालों वाले बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर एक संदिग्ध अभिव्यक्ति दिखाई दी। कुबड़े बूढ़े आदमी ने भ्रमित होकर पूछा, फिर भी? लंबे बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने बुदबुदाते हुए कहा, यह मेरी ओर से एक गलती हो सकती है, लेकिन मुझे लगा कि यंगस्टर हान पूरी तरह से आश्वस्त लग रहा था कि वह उम्ब्रा क्षेत्र से प्रस्थान कर सकता है। जब हमने स्टॉर्मविंड माउंटेन के खतरों का जिक्र किया तो वह पूरी तरह से अनपेक्षित थे। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास सचमुच स्टॉर्मविंड माउंटेन की चोटी पर चढ़ने का कोई रास्ता हो? कुबड़े बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और संदेहपूर्वक कहा, ये कैसे संभव है? ये हवाएं अजेय हैं। भाई यून, मैं और पहाड़ के चारों ओर जमी हुई अनगिनत लाशें इसकी पुष्टि कर सकती हैं। यह विश्वास करना कि कोई वास्तव में इस जगह से बच सकता है, केवल एक व्यर्थ विचार है। हाँ, जरूर आंखों का धोखा होगा। कुछ देर सोचने के बाद लंबे बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने निष्कर्ष निकाला कि यह वास्तव में असंभव था और आत्म मजाक में मुस्कुराया। लेकिन जब लाल चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने ये सुना, तो उसका दिल अचानक हिल गया और उसके दिमाग में एक विचार आया। जब 3 बूढ़े लोग चले गए, तो हान ली ने मे निंग से कुछ शब्द बोले और कमरे से बाहर चले गए। वह फेंग नाम के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के निवास पर गया और उसने देखा कि वह वास्तव में गोल्ड डिवोरिंग बीटल द्वारा अपना गला फाड़ दिए जाने से मर गया था। उसकी लाश को दूर से देखने के बाद हान ली चला गया और ग्रामीणों से भूमि की परिस्थितियों, अन्य गांवों के ठिकानों और उम्ब्रा जानवरों के वितरण के बारे में पूछताछ जारी रखी। आखिरकार ये सभी छोटे विवरण इस भूमि से भागने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में उसके दिमाग में एकत्र हो गए, और वह ग्रामीण के विवरण से एक विस्तृत नक्शा बनाने में सक्षम हो गया। अगले 2 दिनों में हान ली ने अपनी अधिकांश तैयारियां पूरी कर ली और गांव के मुखिया को सूचित करने गए कि वे स्टॉर्मविंड पर्वत पर चढ़ने का इरादा रखते हैं। मोटे बूढ़े व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से लगा कि यह अफसोस की बात है और उसने हान ली से रुकने का आग्रह किया, लेकिन हान ली के अटूट संकल्प को देखने के बाद उसने इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया। हान ली के निवास पर लौटने के बाद वह और मे निंग रात भर सोते रहे, लेकिन अगले दिन सुबह सुबह कोई चुपचाप उनसे मिलने आया और उनका दरवाजा खटखटाया। जब हान ली ने लाल चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति को देखा तो वह चौंक गया। साथी दाऊवादी यून, साथी दाऊवादी हान, मैं मामले को संक्षिप्त रखूंगा। हालांकि मैं नहीं जानता कि आप में सचमुच इस भूमि को छोड़ने की क्षमता है या नहीं, फिर भी आप मेरी आखिरी उम्मीद मानी जा सकती हैं। यदि आप वास्तव में स्टॉर्मविंड माउंटेन की आपदाओं से बच निकलने में सक्षम हैं,
तो मुझे आशा है कि आप इस बॉक्स को मेरे स्वर्गीय तावीज संप्रदाय तक पहुंचा सकते हैं। गंभीर भाव के साथ उसने हड्डी से बना एक मोटा केस निकाला और दोनों हाथों से हानली को सौंप दिया। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।